हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही होगी। आप सभी 250 के लगभग लोग आज सही समय पर इस वेबिनार के लिए, इस मास्टर क्लास के लिए आज यहाँ पे उपस्थित है। तो मैं तो ये पक्का मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोग आयुर्वेद के जरिए कार्डियक डिसीजेस के ट्रीटमेंट के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस है, और सीरियस होने की वजह से आप सही समय पे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि आज आप कुछ ऐसे 5 सिद्धांत लेके जाने वाले हैं इस मास्टर क्लास के एंड में, जिसके जरिए आप भी अपने प्रैक्टिस में जो जनरल हार्ट डिसीजेस है, क्रॉनिक हार्ट डिसीजेस है, अलग अलग कार्डियक कंडीशन है, उनका इलाज आयुर्वेद के माध्यम से और शास्त्रीय तरीके से आप कर पाएंगे। तो आज का सेशन शुरू करते वक्त जस्ट मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा ने अपने किसी दूर दराज के एक छोटे राज्य का प्रभारी अपने बेटे को बना दिया था। तो उस बेटे को वहां का राजा बना दिया था, और उसे जिम्मेदारी दी गई थी कि तुमने इस अपने राज्य का रक्षण करना है। ठीक है। तो ये जो जिम्मेदारी उसने उसको दी थी, तो उस बेटे ने क्या किया कि बहुत बढ़िया फौज तैयार करी, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट फौज के ऊपर किया, नए नए हथियार जमा किए, नए नए तरीके के आर्मी टेक्निक्स उसने डेवलप की, और बहुत आला दर्जे की उसने फौज वहां पर तैयार की। एक बार युद्ध की कंडीशन आई, और अनफॉर्चुनेटली वो राजा का बेटा हार गया। उस वक्त वो राजा के पास पूछने को गया कि पिताजी, मैंने तो बहुत बढ़िया फौज बनाई थी, आपने मुझे बताया था कि अपने राज्य का संरक्षण करना है, उसके लिए मैंने सबसे बढ़िया फौज बनाई थी, फिर भी मैं क्यों हारा? सामने वाले जो हमला करने वाला जो दुश्मन राजा है, उसकी फौज उतनी अच्छी नहीं थी, मेरी फौज सबसे नंबर 1 थी, फिर भी मैं क्यों हारा? तो उस बूढ़े राजा ने जवाब दिया, तो बेटा, रक्षण करना, अपने राज्य का रक्षण करना, ये तुम्हारा फाइनल एम है, लेकिन उस एम तक के पहुंचने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स तुम्हारे पास तैयार होने चाहिए। सबसे पहले बात, तुम्हारी प्रजा का पेट भरा हुआ होना चाहिए, प्रजा संतुष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, तुम्हारी न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि प्रजा तुम्हारे राज्य में खुश रहे। तीसरी बात, तुमने अपना दबदबा बनाए रखना है पड़ोसी राज्यों के ऊपर, ताकि वो हमला करने से पहले 10 बार सोचे। और चौथी बात, अगर ऐसी कंडीशन में हमला हो जाए तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। तो उस वक्त उस बेटे को बात समझ में आई कि रक्षण करना, ये मतलब सिर्फ रक्षण करना नहीं होता, रक्षण करने के पीछे पूरी एक स्टेप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होती है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। आयुर्वेद में हम सब वैद्य लोग भी एक उद्देश्य लेके चलते हैं, जो आयुर्वेद ने हमें पहले ही ईयर में बताया होता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो जब ये हम आतुरस्य विकार प्रशमनम इस काम के लिए उतर जाते हैं, हमारी आयुर्वेद की प्रैक्टिस में उतर जाते हैं, तब एक उद्देश्य, एक जो हमारा फाइनल एम है, वो तो हमारे सामने क्लियर है कि हमें पेशेंट की बीमारी से उसका छुटकारा देना है, आतुरस्य विकार प्रशमन करना है, उसकी अकाल मृत्यु को रोकना है, उसके डिसीज को ठीक करना है। बट मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, ये जो फाइनल ऑब्जेक्टिव, फाइनल एम है, उसके पीछे भी कुछ स्टेप्स होती है, जिन स्टेप्स के साथ आज का ये मास्टर क्लास हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए उन स्टेप्स को एक बार हम सुने। मैं आपके साथ एक बार मेरी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, और अगर आपको कोई पॉइंट लगे, कुछ क्वेरी लगे, आप उसे नोट कर लीजिए। एंड ऑफ द सेशन में हम आपसे ये सारे पॉइंट्स, जो भी आपकी क्वेरीज है, हम डिस्कस करेंगे। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रीटमेंट, हमारी जो पेशेंट की हम चिकित्सा कर्म करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऐसे वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको अगर हम एक एक करके कंप्लीट करें, तो हमारा जो फाइनल उद्देश्य है, पेशेंट की अकाल मृत्यु को रोकना, मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी ड्यू टू हार्ट डिसीजेस को रोकना, ये अचीव हो सके। तो वो 4 ऑब्जेक्टिव्स है। रिलीफ फ्रॉम सिम्टम, जो भी लक्षण है पेशेंट के, उनको ठीक करना, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है। साथ ही वो लक्षण रिलैप्स होके वापस नहीं आए,
करके जो संप्राप्ति है, डिसीज की पैथोफिजियोलॉजी है, वो समूल ठीक करना, समूल संप्राप्ति को नष्ट करना, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है सारी कॉम्प्लिकेशन, जो उपद्रव है हमारे पेशेंट में हार्ट डिसीजेस के या फिर किसी भी डिसीजेस के, उनको ठीक करना। बहुत बार ये कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं ये व्यक्त अवस्था में नहीं होते, रूप के अवस्था में नहीं होते, अव्यक्त होते हैं या फिर पूर्व रूप के अवस्था में होते हैं। तो ऐसे जो अव्यक्त प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस है उनको भी ठीक करना, ये एक वैद्य का कर्तव्य है। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कि रसायन और अपुनर्भव, एक बार जो डिसीज आपने ठीक कर दी है, उस डिसीज की वजह से अगर शरीर में किन्हीं धातुओं का कमजोरी आई है तो रसायन के माध्यम से उसे ठीक करना और इस प्रकार से पेशेंट की व्यवस्था लगा के देना कि एक बार जो डिसीज हुआ है वो फिर से भविष्य में ना हो, ये चौथा। इस प्रकार से ये 4 ऑब्जेक्टिव्स है जो पेशेंट के ट्रीटमेंट में हमें ध्यान में रखने होते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आई एम श्योर कि आप सब लोगों को पक्के पता है, फिर भी आज हम इन चीजों को फिर से प्रोनाउंस, फिर से उल्लेख इनका इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्रॉनिक डिसीजेस, हार्ट डिसीज ये एक प्रकार का क्रॉनिक डिसीज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और क्रॉनिक हार्ट डिसीजेस में हमें प्लानिंग के साथ जाना होता है कि किस प्रकार से हम चारों के चारों ऑब्जेक्टिव्स सही तरीके से ठीक कर पाए ताकि पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो, ना कि ऊपर ऊपर। चलिए, ये एक न्यूज है आजकल बड़ी सुर्खियों में है कि सौरव गांगुली जी का फिर से एक बार 2 स्टेंट्स डले हैं, एंजियोप्लास्टी हुई है। हाल ही में उनके एक बार एंजियोप्लास्टी हुई थी, अभी दोबारा हुई है। तो यहाँ पे मैंने बाजू में एक छोटा सा नहीं, काफी बड़ा कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा ट्रायल है जिसका मैंने आपके सामने निष्कर्ष रखा है। 2290 लगभग पेशेंट्स के ऊपर ये ट्रायल हुआ था, करेज ट्रायल जिसका नाम है, विदेश में बहुत चर्चित, मेडिकल फील्ड में बहुत चर्चित ये ट्रायल है। और इस ट्रायल का रिजल्ट ये है कि एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन मान में, आयु मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उसके दोबारा हार्ट अटैक आने के चांसेस में कोई फर्क पड़ता है। तो फिर अभी हम जो ट्रीटमेंट्स हार्ट डिसीजेस की फिलहाल कन्वेंशनली, जिसको हम मॉडर्न साइंस को कहते हैं, हो रही है, उनके बारे में हम क्या कहें। ये जो फोटो है आपके सामने, ये फोटो सेकंड वर्ल्ड वॉर की, द्वितीय विश्व युद्ध की फोटो है। आप देख सकते हो जिस प्रकार के हालात उस वक्त थे, उस वक्त मॉडर्न मेडिकल साइंस या फिर एलोपैथी ये एक बहुत जरूरी चीज थी। क्या लगता है आपको, इन सारे जो सैनिक है, जो युद्ध के घायल लोग हैं, उनके हेतु, निदान, संप्राप्ति, इनका अपुनर्भव, इनके दोषों का रसायन, धातुओं का रसायन, इन सब चीजों के बारे में सोचने का उस वक्त में समय रहा होगा, फुर्सत रही होगी उस वक्त के वैद्यों में? बिल्कुल नहीं। और परेशानी की बात यह है कि आज भी वही सेकंड वर्ल्ड वॉर की संस्कार, सेकंड वर्ल्ड वॉर की विचार सरणी आज के मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में देखी जाती है। और उसी के वजह से सिर्फ लक्षणों के ऊपर, सिर्फ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के ऊपर इलाज किया जाता है, और जो धातुओं का रसायन है, अपुनर्भव चिकित्सा है, पूर्ण रूप से संप्राप्ति भंग करना, ये विचार है, ये कोई भी विचार मॉडर्न मेडिकल साइंस में उपलब्ध नहीं है। और ये एकमेव आयुर्वेद हमारा ऐसी पैथी है जो इन सारे सब पॉइंट्स का विचार करती है और व्याधि की समूल चिकित्सा करने का सामर्थ्य रखती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखा जाए तो जो भी आज हमारे साथ आयुर्वेद के डॉक्टर्स है, उन सब लोगों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, साथ ही साथ ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि वो क्रॉनिक प्रकार के हार्ट डिसीज को आयुर्वेदा के माध्यम से ठीक करें। तो क्या ये हो सकते हैं? आयुर्वेद के माध्यम से क्या हार्ट डिसीज ठीक हो सकते हैं? हुए हैं किसी के? बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको ये प्रूव करने के लिए काफी है कि आजकल के कॉम्प्लिकेटेड तो भी हार्ट डिसीजेस आयुर्वेद के माध्यम से ठीक किए जा सकते हैं। फिर वो लो इजेक्शन फ्रैक्शन का पेशेंट हो, फिर वो कोरोनरी ब्लॉकेजेस का पेशेंट हो, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर का पेशेंट हो, या फिर वल्वुलर हार्ट डिसीज का पेशेंट हो, सभी प्रकार के डिसीजेस के ऊपर आयुर्वेद के अगर हम सही तरीके से ट्रीटमेंट इस्तेमाल करें तो इनमें इंप्रूवमेंट मिल सकती है और पूरा
इस प्रकार का इलाज करने की कैपेसिटी आयुर्वेद में है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि फिर इमरजेंसीज का क्या करेंगे। देखिए, इमरजेंसीज भी आप आयुर्वेद के माध्यम से ठीक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पर्याप्त संसाधन आपके पास होना बहुत जरूरी है। वैसे भी इमरजेंसीज 1% से भी कम हार्ट पेशेंट्स में होती है। मैक्सिमम हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं वो क्रॉनिक हार्ट डिसीजेस के होते हैं, मेडिसिन के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर होते हैं। कोई भी बड़ा हॉस्पिटल अगर आप देख लो तो वहां पे आईसीयू में 10 बेड होते हैं और ओपीडी में 600 पेशेंट्स होते हैं। कहने की बात यह है कि वो 600 पेशेंट, वो मेजर चंक, वो 99% ऑफ पेशेंट ऐसे बैठे हैं जिनको आप अपने आयुर्वेद के ओपीडी में, अपने खुद के क्लिनिक में बैठ के ट्रीट कर सकते हो, बहुत ज्यादा आईसीयू जैसे संसाधनों के बिना। इसलिए आज की चर्चा में हम मुख्य तौर से जो क्रॉनिक डिसीजेस है, जो हर कोई आप में से आयुर्वेद का फिजिशियन अपने क्लिनिक में बैठ के ठीक कर सकता है, उनके ऊपर चर्चा करने के ऊपर हमारा मेन जोर आज रहने वाला है। तो चलो, बहुत बढ़िया बात है, आयुर्वेद के माध्यम से हार्ट डिसीजेस ठीक हो सकते हैं और आप भी कर सकते हो। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्यों नहीं हो रही है आयुर्वेद के ओपीडीज में हार्ट डिसीज की चिकित्सा? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने आपके सामने 4 डिफाइन की है। आशा करता हूँ कि आप भी उसके साथ सहमत होंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि जो हार्ट डिसीज का पेशेंट आपके पास आता है वो एट ए टाइम बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को साथ में लेकर आता है। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, ओबेसिटी होती है। तो बहुत सारे डिसीजेस के लक्षण एक के ऊपर मिक्स हो जाते हैं और हार्ट डिसीज का एग्जैक्ट दोष दुष्यों का डायग्नोसिस करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यह है कि हमें इन सारे डिसीजेस को समझना पड़ेगा, उनका एक दूसरे के ऊपर आने वाला असर समझना पड़ेगा। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड डायग्नोसिस है हार्ट डिसीज का, ये सबसे पहली समस्या आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स को समझ में आती है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो भी हार्ट डिसीज के पेशेंट, जो पहले से नॉन हार्ट डिसीज के पेशेंट्स है, वो यूजुअली अलग अलग प्रकार की मेडिसिन एलोपैथी की उनकी चल रही होती है। जैसे कि बीटा ब्लॉकर चल रहे होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चल रहे होते हैं, स्टैटिन चल रही होती है कोलेस्ट्रॉल के लिए, राइनोलाइजिन शुरू होती है। तो इस प्रकार की अलग अलग औषधियां जो शुरू हो जाती है वो मास्क कर देती है आपके पेशेंट के शारीरिक प्रकृति को एज वेल एज आपके पेशेंट के व्याधि प्रकृति को। तो रोग प्रकृति और शारीरिक प्रकृति इन मेडिसिन के असर के वजह से मास्क हो जाती है, आवरण हो जाती है। और आप जो हमारे पारंपरिक डायग्नोसिस का तरीका है आयुर्वेद का, दशविध परीक्षा हम कह ले, तो उस पारंपरिक परीक्षा के माध्यम से इन डिसीजेस का दोषिक निदान ठीक से कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब पेशेंट की आप नाड़ी परीक्षा करने जाओ तो जो पेशेंट आपका बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के ऊपर हो, उनकी नाड़ी उनके तबीयत का सही सही निदान नहीं कर पाती, क्योंकि वो ऑलरेडी व्यवहारिक प्रकार के एलोपैथी के मेडिसिन के प्रभाव में होती। तो ये सेकंड प्रॉब्लम आ जाती है। तो सेकंड प्रॉब्लम में जहां पे हम पारंपरिक तरीके से डायग्नोसिस ठीक से नहीं कर पाते हैं, तब ऑब्वियसली हमें मॉडर्न जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आजकल विज्ञान की हुई है, मैं इसको एलोपैथी की नहीं कहूंगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स है, स्कैन्स है, पैथोलॉजी रिपोर्टिंग है, ये सारी बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी की देन है, इंजीनियरिंग की देन है। तो इनकी मदद आप उस समय पर ले सकते हो, ये जो आपकी प्रॉब्लम आई है उसको फुलफिल करने के लिए, उसकी कमी को भर के निकालने के लिए। चलिए, तो फिर हम मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस की अब बात कर ही रहे हैं, तो तीसरी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो भी पेशेंट आपके पास आता है वो अपनी रिपोर्ट्स लेकर आता है। 2D इको की रिपोर्ट लेके आता है, कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट लेके आता है, एंजियोग्राफी की रिपोर्ट लेके आता है, और चिकित्सा के बाद उसका ये अपेक्षा होती है कि मुझे इंप्रूवमेंट भी इन पैरामीटर के ऊपर दिखनी चाहिए। डॉक्टर ने मुझे इन पैरामीटर्स जो मेरे बिगड़े हुए हैं उन पैरामीटर्स को सुधार के देना चाहिए, उनकी स्वाभाविक अपेक्षा होती है। तो यहाँ पे चैलेंज एक है कि आपको इन सारे इन्वेस्टिगेशंस का ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी इन्वेस्टिगेशन यूज करना है। साथ में ही आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी हार्ट डिजीज में से कौन सी कंडीशन कितने दिनों में ठीक हो सकती है और किस हद तक के ठीक हो सकती है। ये यूजुअली ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से हम अटपटा जाते हैं पेशेंट के साथ बात करते वक्त। और चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा कि चौथी जो हमारी प्रॉब्लम है आयुर्वेद फिजिशियंस की, वो ये है कि शास्त्रों में जो हृदय रोग का ज्ञान दिया हुआ है वो बहुत बिखरे हुए स्वरूप में है।
अगर हम हृदय रोग से संबंधित अध्याय पढ़े तो हृदय रोग के संबंधित अध्याय में जो चीजें लिखी हुई है वो बहुत संक्षिप्त है और बहुत सारा नॉलेज इतरत्र अन्य अध्यायों में लिखा गया है। मैं आपको चरक संहिता का उदाहरण देना चाहूंगा। चरक संहिता में लगभग 296 हार्ट डिसीज के रेफरेंसेस है, जिसमें से सिर्फ 12-15% रेफरेंसेस जो है वो हार्ट डिसीज वाले अध्यायों में लिखे हुए हैं। बाकी सारे के सारे 80 to 85% रेफरेंसेस दे आर मेंशन्ड इन अदर चैप्टर्स। हृदय विकार के अध्याय के अलावा बाकी अध्यायों में इतरत्र ये सारे रेफरेंसेस फैले हुए हैं और इन सारे रेफरेंसेस का संकलन करके आयुर्वेद के माध्यम से एग्जैक्टली हार्ट डिसीज की चिकित्सा कैसे की जाए इसका कहीं पे प्रॉपर गाइडलाइन हमारे आयुर्वेद में सिखाया नहीं गया है। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, सब कुछ है आयुर्वेद की संहिता में लिखा गया, लेकिन हमें सिखाया नहीं गया है, ये हम यहाँ पे कहना चाहेंगे। तो ये 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है हमारे पास, जिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का अगर हमें सोल्यूशन मिल जाए तो हम आयुर्वेद के माध्यम से आजकल के हार्ट डिजीज की भी चिकित्सा कर पाएंगे। तो चलिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 5 सिद्धांत जिसके माध्यम से आप भी हार्ट डिसीज का आयुर्वेद के हिसाब से सैद्धांतिक चिकित्सा कर पाएंगे, निदान कर पाएंगे। तो चलिए मैं एक बार आपको पढ़ के दिखाता हूँ ये 5 सिद्धांत क्या है, फिर एक एक करके इनको डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहली टेक्निक है फ्रैगमेंटेशन टेक्निक फॉर डायग्नोसिस ऑफ हार्ट डिसीज। सेकंड टेक्निक है प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक फॉर प्लानिंग ट्रीटमेंट रेजिम। उसके बाद पोटेंसी वाइज प्लेसमेंट ऑफ मेडिसिन। बाद में एप्लीकेशन ऑफ पंचकर्मा एंड डाइट इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज। और सबसे लास्ट हम आज पढ़ने वाले हैं एक्चुअल प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ वेरियस मेडिसिन फॉर हार्ट डिसीजेस। तो ये 5 मुद्दे आज हम पढ़ने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विथ द फ्रैगमेंटेशन टेक्निक फॉर डायग्नोसिस ऑफ हार्ट डिसीज। आपने ये श्लोक पढ़े होंगे, किंकार नामो कुशलो जिर्यात कदाचन। नाम के पीछे नहीं जाना चाहिए और उस डिसीज का जो भी नाम हो उस नाम के बारे में ना सोचते हुए वहां पे दोषों का, दुष्टों का, कंडीशन क्या है उसके बारे में सोचना चाहिए, तो आपको सही राह मिलेगी उस डिसीज की चिकित्सा करने के लिए। हमने ये भी पढ़ा है कि औषधि के बारे में पहले नहीं सोचना है, हमने रोग के बारे में पहले संपूर्ण जानकारी लेनी है। जब भी कोई हम युद्ध लड़ने के लिए निकलते हैं तो जितनी ज्यादा जानकारी हमारे पास शत्रु की होगी उतना आसान होता है उस युद्ध को जीतना। उसी प्रकार से जितने बारीकी से आपने रोग को पढ़ा होगा उतना आसान हो जाता है उसकी चिकित्सा करना। तो औषधि करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, द्रव्य चिकित्सा, अद्रव्य चिकित्सा, बहुत सारी चिकित्साएं हैं, लेकिन चिकित्सा किसकी करनी है तो उस रोग का पहले आपको परीक्षण करना है। और ये जो फ्रैगमेंटेशन टेक्निक है फॉर डायग्नोसिस ऑफ हार्ट डिसीजेस ये उसी के बारे में है। सो व्हाट इज दिस फ्रैगमेंटेशन टेक्निक? फ्रैगमेंटेशन टेक्निक इज आइडेंटिफिकेशन and chronological and severity wise arrangement of different physical and physiological components involved in pathophysiology of heart disease। क्या क्या करना है? chronological मतलब जिस क्रम से ये निर्माण हुए उस क्रम से इनको लगाना है, ठीक है। सीवियरिटी वाइज लगाना है, मतलब सीवियरिटी की तरतमता के हिसाब से इनको अरेंज करना है और संप्राप्ति के किस अवस्था में है इसके बारे में इनको समझना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा ये क्या कहना चाहते हैं, तो चलो मैं आपको एक बहुत सिंपल आपके हमेशा के प्रैक्टिस में जो आपको पहचान में है ऐसा एग्जांपल देके मैं आपको ये फ्रैगमेंटेशन टेक्निक समझाता हूँ। ये देखिए, ये आपके हमेशा के पहचान का व्याधि है, आपने इसको कॉलेज में भी पढ़ा है और प्रैक्टिस में भी आप इसको खूब ट्रीट करते हैं। ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर संधिगत वात। अगर हम संधिगत वात के बारे में कहें तो हमें इसके बारे में बहुत कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधी इसकी ट्रीटमेंट लिख देते हैं और फ्री हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये संधिगत वात में क्या क्या फ्रैगमेंट्स, क्या क्या टुकड़े, क्या क्या लेयर्स इन्वॉल्व है, इनको आप एक एक करके डिस्कस कीजिए, एक एक करके लिस्ट कीजिए। अगर हम इसको कहें थोड़ा सा बारीकी से सोचे तो ये जो सिंपल डिसीज है संधिगत वात, इसके बहुत सारे फ्रैगमेंट्स निकल सकते हैं। जैसे कि संधिगत वात के पेशेंट्स में वहां पे अस्थियों का क्षय हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोफाइट्स हो सकते हैं, ठीक है।
इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन हो सकता है, जॉइंट स्पेस में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, डिजेनरेशन ऑफ बर्सा एंड कार्टिलेज हो सकता है, वहां की जॉइंट्स को पकड़ के रखने वाली मसल्स और लिगामेंट वीक है, ये कंडीशन हो सकती है, उस जॉइंट में स्वेलिंग होने की वजह से स्टिफनेस है, जकड़ाहट है, ये एक लेयर हो सकती है, एक फ्रैगमेंट हो सकता है, और वहां पे जो संवेदना वहन करने वाली नर्व्स है उनको इरिटेशन होने की वजह से वहां पे पेन है, ये एक लेयर हो सकती है। तो आप देखिए छोटा सा डिसीज है संधिगतवात, लेकिन अगर हमने उसकी लेयर्स की तो उसकी 6 लेयर्स हमने बैठे बैठे निकाल ली। परिस्थिति के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकती है अलग अलग डिसीजेस में, लेकिन इस डिसीज में हमने 6 लेयर्स निकाल ली। अब देखिए जैसे ये ऑस्टियोपोरोसिस उस पेशेंट्स में हुआ है, क्या सभी पेशेंट्स में सेम सेम रहेगी इन 6 के 6 लेयर्स की सीवियरिटी? हर किसी में सेम लेवल का ऑस्टियोपोरोसिस रहेगा? क्या हर पेशेंट्स में सेम लेवल का मसल्स का वीकनेस रहेगा? नहीं। क्या हर पेशेंट्स का ऑस्टियोपोरोसिस का या फिर संधिवात का निदान या फिर हेतु सेम रहेगा? किसी पेशेंट्स में यह ऑस्टियोपोरोसिस कुपोषण की वजह से हो सकता है, किसी पेशेंट्स में वार्धक्य की वजह से हो सकता है, किसी पेशेंट्स में ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ओवर एक्सर्शन की वजह से हो सकता है, तो किसी पेशेंट्स में लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है, किसी पेशेंट्स में इसी ऑस्टियोआर्थराइटिस में साम संधिगतवात के लक्षण हो सकते हैं, सामता के लक्षण हो सकते हैं, तो किसी पेशेंट्स में पित्त और रक्त का संसर्ग वहां पे हो सकता है। तो ये छोटे से डिसीज में ये जो हमने सारे लेयर्स देखे, फ्रैगमेंट्स देखे, इन हर एक की खुद की अपनी अपनी एक संप्राप्ति हो सकती है, उनके हर एक के अलग अलग हेतु हो सकते हैं, हर एक के अलग अलग संप्राप्ति हो सकती है, और ये हर एक फ्रैगमेंट्स अपनी व्यक्ति के अलग अलग अवस्था में हो सकता है। कोई प्रॉपरली व्यक्त हो गया होगा, किसी की भेद अवस्था हो सकती है ताकि आप उसको वात पित्त कफ का कोरिलेशन कर सके, कुछ लोग अव्यक्त अवस्था में हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे फ्रैगमेंट्स कम ज्यादा मात्रा में उस संधिगतवात के पेशेंट में उपलब्ध है। ठीक है, और आपको अगर इस संधिगतवात के पेशेंट्स की संपूर्ण चिकित्सा करनी है तो आपको संधिगतवात इस नाम की चिकित्सा नहीं करनी है, उस संधिगतवात इस व्याधि के अंदर ये जो 6 फ्रैक्शंस है उन 6 फ्रैक्शंस की आपको चिकित्सा करनी है। और जब आप इन 6 फ्रैक्शंस की चिकित्सा करने जा रहे हो तब हर एक फ्रैक्शन का हेतु और संप्राप्ति अलग अलग होने की वजह से हर एक फ्रैक्शन के ट्रीटमेंट का प्लान भी आपका अलग अलग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप किसी भी व्याधि के लेयर्स में जाते हो, किसी की व्याधि के फ्रैगमेंट्स में जाते हो, उन फ्रैगमेंट्स के उत्पत्ति का क्रम लगाते हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाते हो, और उस फ्रैगमेंट्स की सीवियरिटी को आप अगर नोट डाउन करते हो तो आप प्रॉपरली डिफाइन करते हो कि आपके सामने डिसीज कंडीशन एग्जैक्टली क्या है, क्या वो चीज है जिसको आप ट्रीट करने जा रहे हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अगर आपका क्लियर हो गया तो उसकी चिकित्सा करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल बात सच में नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रोग को ठीक तरीके से समझना। तो जिस प्रकार से हमने ये संधिगतवात की केस का फ्रैगमेंटेशन देखा, उसी प्रकार से हमें फ्रैगमेंटेशन करना है हर एक हार्ट डिसीज का। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है कोरोनरी आर्टरी डिसीज का, हार्ट में अंदर जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसका हम एग्जांपल ले रहे हैं। ऐसे डिसीज में यूजुअली पेशेंट्स को पेन होता है, चेस्ट पेन होता है जिसे हम अंजाइना कहते हैं। पेन है आयुर्वेद के हिसाब से ये वात का लक्षण है। ठीक है, तो हमें सीधे सीधे ये बात समझ में आती है कि अगर किसी पेशेंट को रुद्धशूल हो रहा है, पेन हो रहा है, तो वहां पर वायु की चिकित्सा हमें करनी है। बट एग्जैक्टली इस डिसीज से संपूर्ण रूप से अगर पेशेंट को बाहर निकालना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, ये समझने के लिए हमें इस डिसीज के लेयर्स में जाना पड़ेगा, इसके फ्रैगमेंट्स में जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज के पेशेंट्स में फ्रैगमेंट्स किस किस प्रकार से हो सकते हैं। हियर वी गो। देखिए कोरोनरी आर्टरी डिसीज के पेशेंट्स में जब ब्लॉकेजेस बनते हैं तब उसकी आप चित्र में देख सकते हो इतनी सारी लेयर्स वहां पे होती है। संप्राप्ति जब घटती है तब अलग अलग
लेयर से होकर ये संप्राप्ति जाती है और उस अलग अलग लेयर को, जैसे कि फोम सेल है, फैटी स्ट्रीक है, एथ्रोमा है, फाइब्रस प्लाक है, फिर कैल्सिफिकेशन एंड स्टेनोसिस है, इन सब लेयर्स में जाने की उसकी अपनी एक गति होती है। तो हमें पहचानना क्या है, एक मोटे मोटे तौर पे ये देखना है कि प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स पेशेंट के खून में बह रहे हैं क्या, मतलब कि रस धातु की दुष्टि है क्या, रस धातु में कफ धातु से दुष्टि है क्या, ये हमें देखना है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि नहीं, ये देखना है। सो रस धातु की दुष्टि होना ये पहली स्टेज है, पहला फ्रेगमेंट है। उसके बाद इन्फ्लामेशन एंड डिसफंक्शन ऑफ एंडोथेलियम, खून की जो नली की अंदरूनी लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एंडोथेलियम, ये एक प्रकार से एक कला है जो रस धातु को रक्तवाहिनी से अलग करती है। वैसे तो आयुर्वेद में रसधरा कला नहीं बताई है, लेकिन अगर रसधरा कला होती तो मैं इसी चीज को रसधरा कला कहता। तो ये दूसरी लेयर है जहां पे इस एंडोथेलियम को इन्फ्लेमेशन और डिसफंक्शन हो जाता है। उसके बाद तीसरी लेयर आती है एथेरोमाटस प्लाक फॉर्मेशन। रक्तवाहिनी के इस कला के आश्रय से जब मांस और मेद धातु की दुष्टि होती है, उस वक्त पर एथेरोमाटस प्लाक फॉर्मेशन होना शुरू होता है। ये उसका तीसरा फ्रेगमेंट है। और चौथा फ्रेगमेंट है कैल्सिफिकेशन एंड स्टेनोसिस इन एथेरोमाटस प्लाक। जब रक्तवाहिनी के इस कला के आश्रय से मांस और अस्थि धातु की विकृति होती है, तब हम वहां पे कहते हैं कि कैल्सिफिकेशन और स्टेनोसिस हो गया है। तो ब्लॉकेजेस को जब हमें आपको ट्रीट करना है, तब उनके इन लेयर्स में जाना पड़ेगा। हर एक लेयर की सिवियरिटी कितनी है, हर एक लेयर उसके संप्राप्ति के, उसके प्रोग्रेस की कौन सी अवस्था में है, कितनी बुरी अवस्था में है, उस हिसाब से उसका जो है हमको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तब जाके आप एग्जैक्टली समझ पाओगे कि सामने वाले पेशेंट्स में व्याधि क्या है, किस चीज को ट्रीट करना है। एक बार किस चीज को ट्रीट करना ये समझ में आ गया, उसे ट्रीट करना ज्यादा मुश्किल नहीं जाएगा। बिलीव मी, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रीटमेंट कैसे होगी, लेकिन फिलहाल डायग्नोसिस समझना है फ्रैगमेंटेशन टेक्निक से। फ्रैगमेंटेशन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिवियरिटी, और संप्राप्ति की किस अवस्था में, ये चार चीजें हमें वहां पे देखनी होती है। अभी अगली केस का हम एग्जांपल ले रहे हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, जिसे हम क्रॉनिक हार्ट फेलियर भी कहते हैं। वहां पे जैसे चित्र में देख रहे हो, वैसे अलग अलग प्रकार के लक्षण इस क्रॉनिक हार्ट डिजीज के पेशेंट्स में होते हैं। जैसे कि कंजेशन इन सर्कुलेशन, पेडल एडिमा, ये लक्षण होता है। उसके बाद रिड्यूस्ड फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ हार्ट, हार्ट की मसल्स की कैपेसिटी, कार्य क्षमता मांस धातु की कम हो जाती है हृदय के। और कंजेशन इन लंग्स, और उसके वजह से ब्रेथलेसनेस होता है, सांस फूलना शुरू होती है, थोड़ा सा चलने के बाद पेशेंट को बहुत सांस फूलनी शुरू होती है। ऐसे फ्रैगमेंट्स इस डिसीज के हम कर सकते हैं। और हर एक पेशेंट्स में ये फ्रैगमेंट सेम सिवियरिटी का हो ये जरूरी नहीं है। हर एक पेशेंट में ये फ्रैगमेंट्स अलग अलग सिवियरिटी के हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर जो 3 हॉरिजॉन्टल बार्स दिखाई है, उसमें मैंने क्या दिखाया है कि फॉर एग्जांपल इस पेशेंट्स में कंजेशन इन सर्कुलेशन और पेडल एडिमा बहुत ज्यादा मात्रा में है, लंबी बार है और रेड सिग्नल है। इसे हमें प्रायोरिटी पे देखना पड़ेगा। रिड्यूस फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ हार्ट, ये कंपैरेटिवली कम है। कंजेशन इन लंग्स और ब्रेथलेसनेस ये कंपैरेटिवली ज्यादा है। ऐसे हर एक पेशेंट्स में ये जो हमने फ्रैक्शंस बनाए वो कितने कम या फिर कितने ज्यादा है, इसका हमें वहां पे अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारे जो फ्रैगमेंट्स है, ये फ्रैगमेंट्स आप पेशेंट को सिर्फ देख कर नहीं कर सकते हो, नाड़ी परीक्षा से नहीं कर सकते हो। ये फ्रैगमेंट्स करने के लिए आपको कुछ मदद लेनी पड़ेगी, कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स की मदद लेनी पड़ेगी। यूजुअली जो बेसिक प्रेजेंटेशन होता है, पेशेंट के लक्षण जो होते हैं जिसके माध्यम से आप समझ पाते हो कि इस पेशेंट्स को हार्ट डिसीज हो सकता है या नहीं, तो मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड लक्षण है कि चेस्ट पेन, एक्सर्शन के बाद चेस्ट पेन, एक्सर्शन के बाद चेस्ट हेवीनेस, खाना खाने के बाद चेस्ट हेवीनेस, पाल्पिटेशन मतलब धड़कन तेज हो जाना, ब्रेथलेसनेस मतलब एक्सर्शन के बाद में सांस फूलना, पैरों के ऊपर सूजन आना। बहुत बार हम ये पैरों के ऊपर सूजन आना और सांस फूलना, इन कंप्लेंट्स को इग्नोर कर देते हैं कि इसका हृदय के साथ कोई संबंध नहीं है। हम इनको श्वास व्याधि से जोड़ते हैं, शोथ व्याधि से जोड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि ब्रेथलेसनेस
और पेडल एडिमा ये हार्ट फेलियर के लक्षणों में प्रमुख लक्षण है और ऐसे बहुत सारे पेशेंट आपके ओपीडी में आते हैं। तो हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स यूज करते हैं यूजुअली, वो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहली बात तो है ईसीजी। ईसीजी में काफी सारे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल चीजें समझ में आती है, अंजाइना इस्चेमिया समझ में आता है, हार्ट अटैक समझ में आता है, 2D इको में हार्ट के स्ट्रक्चर समझ में आता है, फंक्शन समझ में आता है, टीएमटी स्ट्रेस टेस्ट इसमें समझ में आता है कि आपके हार्ट में कितनी कार्यक्षमता बची है, कितनी फंक्शनल कैपेसिटी बची हुई है। और कॉन्ट्रास्ट सिटी एंजियोग्राफी ये उन्नत प्रकार की एंजियोग्राफी है जिसमें आपको समझ में आता है कि पेशेंट को अगर ब्लॉकेजेस है तो उस ब्लॉकेजेस में कैल्शियम कितना है, उसमें फैट कितना है, उसमें फाइब्रस मटेरियल कितना है। तो इस प्रकार की टेस्ट आप कर सकते हो। खून की जांचों में लिपिड प्रोफाइल जो कि रूटीनली आप कोलेस्ट्रॉल के लिए करवाते हो, उसके अलावा सी रिएक्टिव प्रोटीन, इन्फ्लामेशन, रस धातु की दृष्टि कितने बुरे प्रमाण में है ये पता करने के लिए सी रिएक्टिव प्रोटीन, सामता कितने प्रमाण में है, टू बी मोस्ट स्पेसिफिक सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये टेस्ट आपके पेशेंट्स में काम में आती है। उसके बाद हार्ट फेलियर कितने प्रमाण में है वो पता करने के लिए एंटीप्रोबीएनपी टेस्ट काम में आती है। और हार्ट अटैक कंफर्मेशन के लिए ट्रॉप-टी, ये टेस्ट पेशेंट की काम में आती है। तो इन सारों का थोड़ा सा आप अगर इस्तेमाल करें तो आप बड़े अच्छे तरीके से पेशेंट का डायग्नोसिस कर सकते हो और उसको आयुर्वेदिक तरीके से कर सकते हो, ताकि सिर्फ लक्षणों की चिकित्सा ना करके हम पूरी संप्राप्ति की चिकित्सा कर सके, उसके जो उपद्रव है उसकी चिकित्सा कर सके और अपुनर्भव चिकित्सा कर सके। चलिए, तो ये हो गया हमारा फ्रैगमेंटेशन टेक्निक और डायग्नोसिस। आपको अगर इस चीज की प्रैक्टिस करनी है तो आपने एग्जैक्टली क्या चीजें करनी है, आपने अपने नोटबुक में लिखनी है। जो भी केस आपके सामने आएगी उसके जितने ज्यादा हो सके उतने फ्रैगमेंट्स आपने करके देखने हैं, कितने फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं उतने। उसके बाद हर एक फ्रैगमेंट का हेतु और संप्राप्ति आपने लिखने की कोशिश करनी है कि ये फ्रैगमेंट इस व्याधि में है तो वो क्यों है और कैसे है। उसके बाद में आपने हर एक फ्रैगमेंट अपनी संप्राप्ति के किस स्टेज में है और अपने कितनी सीवियरिटी के स्टेज में है उसको इवेल्युएट करके वहां पे लिखना है। ये आपको सामने का ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए बहुत काम में आएगा। सो ये एक एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप पेशेंट को सिर्फ देख के भी इसका इस प्रकार सा फ्रैगमेंटेशन डिसीज का कर पाओगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है। चलो, अभी अगला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक फॉर प्लानिंग द ट्रीटमेंट रीचिंग। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, मैंने आपको 4 कॉलम्स दिए हैं। आपके सामने जो भी पेशेंट के फ्रैगमेंट्स उपलब्ध है, डिसीज के फ्रैगमेंट्स उपलब्ध है और चिकित्सा के जो हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, उन सारी चीजों को आपने इन 4 कॉलम्स में बिठाना है। सबसे पहला कॉलम है अर्जेंट एज वेल एज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अर्जेंट होती है, ट्रीटमेंट में आज ही करनी चाहिए नहीं तो नुकसान हो जाएगा, उनको हम इस कॉलम में डालते हैं अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा है अर्जेंट है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे भी कंप्लेंट्स होती है पेशेंट्स की जो उसके जिंदगी बचाने के लिए उतनी अर्जेंट नहीं होती है या फिर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन पेशेंट को इतना डिस्कम्फर्ट है कि वो अर्जेंट हो जाती है। ठीक है, यूजुअली इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में क्या चीजें आती है, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में वो चीजें आती है जो पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है। पेशेंट अगर चेस्ट पेन की कंप्लेंट कर रहा है, पेशेंट अगर ब्रेथलेसनेस की कंप्लेंट कर रहा है, तो वो सारी चीजें आएंगी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में। साथ में ही हमें इन सिम्टम्स के पीछे जो संप्राप्ति है, संप्राप्ति का अगर हम विघटन नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स कायम स्वरूपी नहीं रहेंगे, रिजल्ट्स लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं रहेंगे। इसलिए संप्राप्ति भंग करना भी हमारे लिए अर्जेंट है एज वेल एज इंपॉर्टेंट है। तो हमने पेशेंट के लक्षण और पेशेंट की संप्राप्ति के लिए जो भी चिकित्सा हम करने के लिए आगे बात करने वाले हैं, तो लक्षणों की चिकित्सा और संप्राप्ति की चिकित्सा, इसको हम फर्स्ट कॉलम में डालते हैं अर्जेंट एज वेल एज इंपॉर्टेंट। दूसरी कुछ चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है, जैसे कि पेशेंट की बाकी कंप्लेंट्स, पेशेंट्स को
फुलनेस इन एब्डोमेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है। वो सारी चीजें पेशेंट्स के लिए अर्जेंट है, बट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है रोग की संप्राप्ति भंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन अर्जेंट नहीं है, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, किसी का हार्ट डिसीज का हेतु होगा मोटापा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। आज नहीं शुरू किया, 2 दिन के बाद शुरू किया तो भी चलेगा, क्योंकि इतनी पुरानी संप्राप्ति है क्रॉनिक हार्ट डिसीज में कि इसको अभी वो एक दिन में आगे पीछे लेट या फिर जल्दी करने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। सो थर्ड कॉलम होता है नॉन अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। करना तो है, इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, आप कुछ दिनों के बाद भी कर सकते हो। और चौथा होता है नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट, लेकिन इसको भी करना है, बट ये हमारे चिकित्सा क्रम में सबसे लास्ट में आएगा, जब बाकी सब काम हो जाएगा तब हम करेंगे। जैसे कि पेशेंट का रसायन चिकित्सा हो गई ओवरऑल, या फिर उसका लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट की लेटर स्टेज हो गई, ऐसी चीजें जो हेतु में कंट्रीब्यूट नहीं करती उनको हम डालेंगे नॉट इंपॉर्टेंट और नॉन अर्जेंट में। तो आपने ये चारों के चारों जो कॉलम्स में चीजें आएगी उनको करना जरूर है, टालना किसी को नहीं है। नॉट इंपॉर्टेंट है इसका मतलब इसको नहीं किया तो चलेगा, ऐसा नहीं है। नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट है इसका मतलब यह है कि इसको हम बाद में करेंगे, प्रायोरिटी में उसको लास्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, लेकिन करना जरूर है, क्योंकि आपने नहीं किया तो संपूर्ण संप्राप्ति भंग नहीं होगा, संपूर्ण चिकित्सा नहीं होगी, संपूर्ण अपुनर्भव नहीं होगा। तो ये चारों के चारों करना है, बट प्रायोरिटी आपने अपने माइंड में डिफाइन करनी है। होता क्या है पता है, बहुत बार हमें जो भी फ्रैगमेंट्स हम आइडेंटिफाई करते हैं डिसीज के, हमें सभी फ्रैगमेंट्स की एक साथ चिकित्सा करने की जल्दबाजी हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम सभी फ्रैगमेंट्स को एक साथ चिकित्सा करने को जाएंगे तो इतनी सारी मेडिसिन हो जाएंगी पेशेंट को, जो पेशेंट के अग्नि को सहन नहीं होगी, ठीक है। तो पेशेंट है, बीमार है, अग्नि उसकी मंद होना स्वाभाविक है, तो सभी प्रकार के फ्रैगमेंट्स की चिकित्सा हम एक साथ नहीं कर सकते, उसे हमने प्रायोरिटी वाइज लगाना पड़ेगा, जिसके लिए आपके सामने स्लाइड है। और हर एक फ्रैगमेंट जो है उसकी चिकित्सा करने को एक जैसा समय भी नहीं लगेगा। कोई फ्रैगमेंट होगा जो जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई फ्रैगमेंट होगा जिसे ठीक करने के लिए 4-6 महीने का समय लगेगा, किसी फ्रैगमेंट को 10 महीने का समय लगेगा, ठीक है। तो हर एक फ्रैगमेंट की सिवियरिटी के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट कितनी लंबी या फिर कितनी छोटी चलेगी ये डिसाइड होता है। और हर एक फ्रैगमेंट की अर्जेंसी के हिसाब से कौन से फ्रैगमेंट की ट्रीटमेंट पहले होगी और कौन से फ्रैगमेंट की ट्रीटमेंट बाद में होगी, ये डिसाइड होता है। तो अगर आपको बैलेंस्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाना है अपने पेशेंट के लिए कि सारे के सारे प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो जाए, पेशेंट के अग्नि के ऊपर जोर ना पड़े और इतनी सारी मेडिसिन देख के पेशेंट भाग ना जाए, तो आपको इस प्रकार से अपने फ्रैगमेंट्स को अरेंज करना होता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि इनका प्लानिंग कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉनिक डिसीज का पेशेंट है और उसकी 12 महीने हमारे ट्रीटमेंट चलने वाली है, यूजुअली हम करते हैं 12 महीने फॉलो रखते हैं। तो सबसे पहले महीने में हम कौन सी चीजों को प्रायोरिटी देंगे, जो पेशेंट की प्रेजेंटिंग सिम्टम्स है उनकी। लेकिन सिम्टम की चिकित्सा बहुत लंबी नहीं चलती है, सिम्टम की चिकित्सा हार्डली 1 महीने में ठीक हो जाती है, अगर आपने संप्राप्ति की चिकित्सा साइड बाय साइड शुरू कर दी हो। जो ऑरेंज कलर का सेकंड नंबर का आप कॉलम देख रहे हो, वो भी हमने शुरुआत से ही उसके लिए समय दिया है, वक्त दिया है। तो हमने सिम्टम्स और पैथोफिजियोलॉजी, लक्षण और संप्राप्ति, दोनों को हमें शुरुआत में एक साथ शुरू करना है। बट सिम्टम्स की जो ट्रीटमेंट है वो पहले महीने में खत्म हो जाएगी। संप्राप्ति की ट्रीटमेंट, क्रॉनिक डिसीजेस की, हार्ट डिजीज की ट्रीटमेंट करने में हमें 4-6 महीने का समय तो जरूर लगेगा, ठीक है। ये मैंने आपको आपके सामने कहने का पीछे उद्देश्य और ये भी है कि आपने अपने पेशेंट के लिए जो प्लान बनाया है ट्रीटमेंट का, जो फ्रैगमेंट्स बनाए हैं, उन फ्रैगमेंट्स की जो सीवेरिटी एनलिस्ट की है, वो सारी चीजें आपने अपने पेशेंट के साथ डिस्कस करनी है, ठीक है। क्योंकि क्रॉनिक डिसीज है, इसको ठीक होने में समय लगने वाला है, तो पेशेंट का संयम बना रहे
इसके लिए पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसकी कौन सी चीज का कब इलाज होने वाला है, ठीक है, और पेशेंट को समाधान हो, पेशेंट सेटिस्फाइड हो, इसके लिए उसके प्रॉब्लम्स का प्रायोरिटी के ऊपर समाधान भी करना है, ठीक है। तो एलोपैथी जैसा नहीं करना है कि सिर्फ सिम्टम्स का कर दिया और संप्राप्ति को छोड़ दिया, ऐसे से फिर से वापस आए। सिम्टम ठीक होने के बाद भी पेशेंट ने आपके पास संप्राप्ति ठीक होने तक की ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए। इसके लिए पेशेंट को ये समझा के बताना बहुत जरूरी है कि सिम्टम्स अलग है और संप्राप्ति अलग है। जड़ से अगर बीमारी को निकालना है तो संप्राप्ति को पूरा ठीक करने तक के संयम रखना पड़ेगा, ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी पड़ेगी, आपको बताना है, ठीक है। तो थर्ड कॉलम यहाँ पे जो आप देख रहे हो, कॉम्प्लिकेशंस 3 to 9 months, यहाँ पे मैं उन कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहा हूँ जो कॉम्प्लिकेशंस खुद की व्यक्ति की अवस्था में नहीं है, ठीक है, पूर्व रूप की अवस्था में है। जो कॉम्प्लिकेशन व्यक्त अवस्था में आ गए उन कॉम्प्लिकेशंस को हम इंडिविजुअली भी ट्रीट करना चाहिए। बट जो कॉम्प्लिकेशंस वैद्य को पता है कि अंदर हो चुके होंगे बट पेशेंट को अभी तक के उसका अंदाजा नहीं है, उनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसको हम टाइम लाइन में थर्ड नंबर पे डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने एक चीज नोट की होगी, जब रेड कलर का कॉलम खत्म हो रहा है उसके थोड़े देर के बाद येलो कलर का कॉलम शुरू हुआ, और जब ऑरेंज कलर का कॉलम खत्म हुआ उसके बाद में ग्रीन कलर का कॉलम खत्म शुरू हुआ है। इसका मतलब यह है कि किसी भी एक पॉइंट पर पेशेंट के ऊपर बहुत ज्यादा औषधियों का लोड नहीं आएगा, ठीक है। पेशेंट को समय समय पर जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होते जाएगी, जैसे जैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते जाएंगे, वैसे वैसे पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन में दवाओं के नाम चेंज होते जाएंगे और जो उद्देश्य पूरा हो चुका है वो दवाएं बंद होते जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक एग्जाम्पल आपको मैं लेके बताता हूँ, शायद ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा आपके लिए, हो सकता है, तो आपको हमें एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज का अगर हमने पेशेंट लिया तो वहां पे अर्जेंटली क्या है, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, अंजाना हो रहा है, छोटे छोटे क्लॉट्स बन रहे हैं उसके ब्लड के, वो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है। तो इन चीजों की सब चीजें बाकी बाजू में छोड़कर आप सबसे पहले इसकी ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है, अंजाना और क्लॉट्स की। फिर अर्जेंट है बट नॉट इम्पोर्टेंट है, नॉट सो इम्पोर्टेंट है, नॉट इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं कहना चाहिए, नॉट सो इम्पोर्टेंट। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, उसकी भी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हार्ट डिसीज के सिम्टम्स और जो एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन में जो पेशेंट को तकलीफें होती है वो बहुत बार एक जैसी होती है। अगर इन चीजों को क्लियर नहीं किया तो पेशेंट में डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा कि हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है कि एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से चेस्ट हेवीनेस हो रहा है कि हार्ट प्रॉब्लम हो गई है उसकी वजह से चेस्ट हेवीनेस हो रहा है। सो नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, इस प्रकार की ये चीजें होती है। उसके बाद आता है नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पेशेंट का डायबिटीज मैनेज करना, पेशेंट का जो ब्लॉकेजेस है, प्लाक है, एथरोमेटस प्लाक है, उस प्लाक को धीरे धीरे रिड्यूस करना, ये इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, क्योंकि ये चीजें एक दिन में नहीं होने वाली है, बट इसको इम्पोर्टेंट है, इसको करना है। और सबसे लास्ट में आता है कि नॉट इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट, इसमें आएगा पेशेंट का रसायन प्रकार की और अपुनर्भव प्रकार की चिकित्सा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इत्यादि, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, हमने जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको 4 प्रायोरिटी के हिसाब से बांट दिया। अब इनको ट्रीटमेंट प्लान में हम अरेंज करते हैं। सबसे पहले सब कुछ छोड़ के हम करेंगे ट्रीटमेंट अंजाना की, सिम्टम्स की, ठीक है। साथ साथ में हम शुरू करेंगे ब्लॉकेजेस की फॉर्मिंग की जो प्रोसेस होती है, ब्लॉकेज फॉर्मिंग प्रोसेस होती है, जो संप्राप्ति होती है, संप्राप्ति को भंग करने वाली चिकित्सा हम वहां पे शुरू करेंगे। कौन सी दवा यूज करेंगे अगले इसमें बताता हूं मैं आपको अगले स्लाइड्स पे, बट प्रिंसिपल समझना है। यहाँ पे सबसे पहले अंजना की ट्रीटमेंट करनी है, साथ साथ में ब्लॉकेजेस फॉर्मिंग प्रोसेस की ट्रीटमेंट करनी है, ताकि जो डिसीज है वो जड़ से ठीक हो, पेशेंट को दवाओं के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े अंजाना ठीक करने, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा, एक होता है अनुलोम संप्राप्ति भंग और एक होता है प्रतिलोम संप्राप्ति भंग। जब हम लक्षण प्रतिनिक चिकित्सा करते हैं, जैसे कि अंजाना, अंजाना लक्षण है, अंजाना हुआ, अंजाना के लिए हमने एंटी अंजानस दिए या फिर कोरोनरी वासोडाइलेटर्स दिए,
आयुर्वेद में भी होते हैं, हर्बल भी होते हैं। तो हमने एंजाइना के लिए एंटी एंजाइनस या फिर कोरोनरी वासोडाइलेटर्स दिए। तो ये हो गई पेशेंट की लक्षण प्रतिनिक चिकित्सा। और पेशेंट को हमने ब्लॉकेजेस जड़ से ठीक करने को लिए, पेशेंट का एंडोथेलियम ठीक किया, पेशेंट का प्लाक कम किया, ये हो गया हेतु प्रतिनिक चिकित्सा। ठीक है, तो जब हम लक्षण प्रतिनिक चिकित्सा और हेतु प्रतिनिक चिकित्सा, अनुलोम संप्राप्ति भंग और प्रतिलोम संप्राप्ति भंग दोनों को एक साथ करते हैं तो वे जल्दी अपनी ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है। मतलब हार्ट डिसीज का भी पेशेंट है, ब्लॉकेजेस का भी पेशेंट है, तो भी आप उसको भरोसा दे सकते हो कि भाई 6 महीने में तुम्हारे ब्लॉकेजेस कम हो जाएंगे। जिंदगी भर की चिकित्सा नहीं करनी है। दवाइयां कब तक चलेगी डॉक्टर साहब? जिंदगी भर नहीं चलेगी। लक्षणों की चिकित्सा ये कुछ 3-4 दवाइयां है, ये 1 महीना चलेगी। ये 4-5 दवाइयां है, ये 6 महीना चलेगी। ये 2-3 दवाइयां उसके बाद में देंगे, साल भर में ट्रीटमेंट खत्म। ठीक है, पेशेंट को ये बताना पड़ेगा हमको कि कौन सी ट्रीटमेंट कब तक होनी है और कितने दिनों में बीमारी उसकी ठीक हो जाएगी। तो ये हम इस प्रकार से बता पाएंगे, इस प्लानिंग से बता पाएंगे अगर इस हिसाब से हम करेंगे तो। सिम्टम वाली ट्रीटमेंट और पैथोफिजियोलॉजी ट्रीटमेंट एट अ टाइम शुरू करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ट्रीटमेंट लंबी चलती है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस की ट्रीटमेंट मतलब क्या? इस्चीमिया की वजह से जो पेशेंट के हार्ट को ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, उसकी वजह से हार्ट के मसल्स का माल न्यूट्रिशन होता है, हार्ट की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये इस्चीमिया का जो कॉम्प्लिकेशन है, दुष्परिणाम है, उसको ठीक करने के लिए हार्ट के मसल्स को ताकत देने के लिए जो ट्रीटमेंट होती है वो बाद में होगी। लगभग आप मान के चलिए कि 6 से 9 महीना तक की ये ट्रीटमेंट, 6 महीने से शुरू होकर 9 महीने के खत्म होने तक के ये ट्रीटमेंट चल सकती है। और उसके बाद में रसायन चिकित्सा और अपुनर्भव चिकित्सा। रसायन चिकित्सा के लिए कार्डियो प्रोटेक्टिव, भविष्य में होने वाले खतरों से हार्ट को बचाने के लिए कार्डियो प्रोटेक्टिव हर्ब्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब कि रसायन। इस प्रकार से हम ब्लॉकेजेस की ट्रीटमेंट का साल भर का प्लानिंग करते हैं। मेन ट्रीटमेंट स्टार्ट में और फॉलो अप ट्रीटमेंट बाद में। चलो आगे हम और एक एग्जांपल देखते हैं। क्रॉनिक हार्ट फेल्यूर में जहां पे सांस फूलने का प्रॉब्लम होता है, तो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में कौन सी चीजों की चिकित्सा होती है? ब्रेथलेसनेस की, सांस फूलने की, जो डिस्निया ऑन एक्सर्शन और पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल इस्चीमिया डिस्निया हम जिसको कहते हैं, उन दो चीजों की हमने अर्जेंट और प्रायोरिटी के ऊपर चिकित्सा करनी है। अर्जेंटली बट नॉट सो इम्पोर्टेंट में कॉन्स्टिपेशन, सॉल्ट इंटेक रेगुलेशन, वाटर इंटेक रेगुलेशन, और इन चीजों को हम अर्जेंट में लेंगे बट नॉट सो इम्पोर्टेंट में लेंगे। इंपॉर्टेंट तो है बट नॉट एज इम्पोर्टेंट एज ड्यूइंग। उसके बाद नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, बीएमआई मतलब पेशेंट का वजन नियंत्रण में होना, पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन जो कम हो गया है 2D को में पता चलता है, पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई है, उसको बढ़ाना, हार्ट की जो फंक्शनल कैपेसिटी है जिसको स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर VO2 max इस यूनिट में नापा जाता है, उस VO2 max के बढ़ाना, ये हो जाता है थर्ड प्रायोरिटी। और फोर्थ प्रायोरिटी पहले के हिसाब से ही रसायन और हेतु को दूर करना, लाइफस्टाइल इंप्रूव करना, ये हो जाती है। और जब हम साल भर की चिकित्सा का प्लानिंग करते हैं तब डिस्निया कम करने के लिए इंपॉर्टेंट औषधि जो हम आगे अभी सुनने वाले हैं, कौन सी औषधियां हम यूज कर सकते हैं। तो डिस्निया वाले औषधि शुरुआत में देना है, पैथोफिजियोलॉजी औषधि भी साथ में शुरू करना है, बट डिस्निया वाली औषधि जल्दी खत्म हो जाएगी। फंक्शनल कैपेसिटी इंप्रूव करने वाली औषधियां लंबे समय तक के चलेगी, और बाकी का सेम है जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, तो उसको मैं फिर से नहीं बोलता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है औषधियों का चयन। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करना है उसका हमने टेक्निक देख ली, डायग्नोसिस के हिसाब से ट्रीटमेंट का प्लान कैसे करना है उसकी भी हमने टेक्निक देख ली। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपको ये सहज हो जाएगी। बट अभी इंपॉर्टेंट बात आती है पोटेंसी वाइज प्लेसमेंट ऑफ मेडिसिन। ये आप जो चित्र देख रहे हो, आप बता सकते हो चित्र किस चीज का है? जी, ये चित्र है चक्रव्यूह का। ठीक है, जिसको महाभारत की आपने स्टोरी सुनी होगी। आयुर्वेद में औषधियों के या फिर औषधि कल्पों के चयन के बारे में वैद्यों की स्थिति इसी प्रकार से है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जगह पर हजारों कल्प दिए हुए हैं किसी XYZ डिसीज कंडीशन के लिए।
ये लिखा गया है कि कौन सा कल्प कब देना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये लिखा हुआ है कि कौन सा कल्प देना है, लेकिन कौन सा कल्प कितने दिनों के बाद बंद करना है इसके बारे में नहीं बताया। ठीक, तो अगर हमें नहीं पता होगा कि कौन सा कल्प कब देना बंद करना है, तो हम बाकी की औषधि कब शुरू करेंगे। एक होता क्या है कि यूजुअली डॉक्टर जो होते हैं प्रैक्टिस में किसी औषधि के ऊपर किसी डॉक्टर का बहुत बढ़िया भरोसा होता है। ठीक है, एक ही डिसीज के लिए अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग औषधियों के ऊपर भरोसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके प्रैक्टिस में उनको अच्छा अनुभव आया होता है उस औषधि का। ठीक है, मान लीजिए कि कोई गूगल है कि आपको जॉइंट पेन में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो आप क्या करते हो कि हर एक जॉइंट पेशेंट को उसी प्रकार की औषधि देने का प्रयास करते हो, या फिर पेशेंट को किसी औषधि से फायदा हो रहा है ना, फिर वही औषधि चलाओ, वही औषधि चलाओ, उसको चेंज करने का विचार हम नहीं करते। क्यों करेंगे? अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो हम क्यों उस औषधि को चेंज करेंगे? ऐसा होता है, और वही वही औषधियां हम देते रहते हैं। ठीक है, बहुत बार मैंने ये देखा है कि शुरुआत में औषधियां अच्छे काम करती हैं। कुछ वैद्य जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे सहपाठी है, मेरे सीनियर्स है, हमारे डिस्कशन जब होते रहते हैं तब ये बात सामने आती है कि शुरुआत में तो कल्प अच्छे से काम करता है, लेकिन बाद में अच्छे से कल्प काम नहीं करता। तो यहाँ पे ये इस चीज का चक्रव्यूह का तोड़ है कि कौन सी औषधियां कब बंद करना, इसका अगर नॉलेज अगर फिजिशियन को है, आयुर्वेदिक वैद्य को है, तो उसकी औषधियां कभी बेकार नहीं जाएंगी। मतलब क्या है कि जो हाई पोटेंसी की औषधियां है, हाई पोटेंसी की औषधियां मतलब कौन सी? विष औषधियां, रस औषधियां, तीक्ष्ण वीर्य की काष्ठौषधियां, विगरस प्रकार के पंचकर्म, ये सब हाई पोटेंसी ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो विषौषधि, रसौषधि, तीक्ष्ण वीर्य औषधि, इन हाई पोटेंसी औषधियों का फायदा क्या है कि ये तुरंत इस इफेक्ट देती है, डिसीज के ऊपर तुरंत प्रभाव करती है। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी है। जो औषधि बहुत अच्छा इफेक्ट करती है ना, देखिए मुझे एक बात याद आ रही है। 2011-12 की बात है, मैं जयपुर में था। पद्मश्री वैद्य डॉक्टर राजेश कोटेचा जी, जो अभी सेक्रेटरी है आयुष के, तो वो जयपुर में थे। मैं उनके लिए एक किताब लिख रहा था, और उस सिलसिले में मैं संडे टू संडे उनके ओपीडी में जाता था। मेरी वाइफ वहां पे फार्मेसी इंचार्ज थी डॉक्टर कोटेचा जी के हॉस्पिटल में, पंचकर्मा क्लिनिक में। तो हम उनसे बात करते थे वहां पे। मैंने ये देखा कि सर कोई मेडिसिन काम कर रही है, फिर भी उसको कुछ दिनों के बाद बंद कर दे रहे हैं। या फिर मैं रसशास्त्र का स्टूडेंट हूँ, मुझे रसशास्त्र के औषधि के ऊपर बहुत श्रद्धा है, और वो बहुत सारे पेशेंट्स को रस औषधि की जगह पे काष्ठ औषधि दे दिया करते थे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब उनका कहना था कि भाई भाई जहाँ पे सुई से काम हो सकता है वहां पे तलवार क्यों निकालना। ठीक है, मतलब जहां पे लो पोटेंसी मॉडरेट पोटेंसी के औषध से काम हो सकता है, तो अननेसेसरीली आप हाई पोटेंसी के औषध को एग्जॉस्ट क्यों करते हो? एग्जॉस्ट क्यों करना, इसका मतलब ये है कि जब आप हाई पोटेंसी के औषध यूज करते हो, फिर वो विष औषधि हो, रस औषधि हो, या फिर तीक्ष्ण औषधि हो, तब शुरुआत में तो अच्छा पीक आता है रिजल्ट्स का, अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन उसके बाद में आइदर विष औषधि होगी तो उसका साथ में हो जाता है, रस औषधि है तो उसका कीटक तैयार हो सकता है या फिर टॉक्सिसिटी हो सकती है, तीक्ष्ण वीर्य औषधि है तो उसके उसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, मतलब जो आपको फायदा शुरुआत के कुछ दिनों में मिला, वो जिंदगी भर वैसा ही बढ़ता नहीं जाता। उसका ग्राफ शुरुआत में कुछ बढ़ता है, उसके बाद में ड्रॉप होता है या फिर दुष्परिणाम आते हैं। तो ये चीज टालने के लिए आपको क्या करना है कि हाई पोटेंसी के औषध जो है क्विक रिजल्ट्स के लिए आप यूज कीजिए, जरूर यूज कीजिए, लेकिन उनको शॉर्ट टर्म के लिए यूज कीजिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब कितना? तो लगभग 4 हफ्ते। किसी भी नई चिकित्सा का काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसके लिए आपने कम से कम 7 दिन संयम रखना चाहिए। कोई औषधि की आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग के 3 से 7 दिनों में उसका सही सही आपको रिजल्ट क्या पेशेंट के ऊपर आ रहा है ये पता चल सकता है। लेकिन जो तीक्ष्ण औषधियां है उनको आपने 1 महीना चला के बंद कर देना चाहिए।
भले ही आप बाद में उसको इंटरमिटेंटली यूज करो, बीच बीच में यूज करो, लेकिन कंटिन्यूअसली नहीं देना है। और मैं आपको बताता हूँ, कंटिन्यूस देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने संप्राप्ति भंग करने वाली औषधियां पेशेंट को शुरू की होगी तो। अगर आपने संप्राप्ति भंग करने वाली औषधियां पेशेंट को नहीं दी तो आपको रोज तीक्ष्णवीर्य औषधि देनी पड़ेगी लक्षणों को दबाने के लिए। लेकिन अगर आपने लक्षणों के लिए तीक्ष्णवीर्य औषधियां यूज की और संप्राप्ति के लिए मध्यम वीर्य औषधियां यूज की तो आपको ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा तीक्ष्ण वीर्य औषधि ज्यादा समय तक के लिए पेशेंट को नहीं देनी पड़ेगी। तो हाई पोटेंसी औषधि जो है क्विक रिजल्ट्स है, लेकिन याद रखिए इनको शॉर्ट टर्म के लिए देना है। शॉर्ट टर्म मतलब नॉट मोर देन 1 मंथ इन कंटिन्यूएशन, ठीक है। और जो मॉडरेट औषधियां है, मध्यम वीर्य औषधियां है, जैसे कि काष्ठौषधियां जो मध्यम वीर्य है उनसे बनी हुई गुटी वटी अवलेह तेल घृत इत्यादि, ये सारी चीजें जो है आप कंसिस्टेंटली 6-8 महीने तक के भी यूज कर सकते हो। ये मध्यम वीर्य होने की वजह से इसके बहुत ड्रास्टिक साइड इफेक्ट नहीं आते, दुष्परिणाम नहीं आते। साथ में ही कंसिस्टेंटली ये आपके पेशेंट में संप्राप्ति के ऊपर काम करती रहती है। जब तक कि संप्राप्ति भंग नहीं होती तब तक कि आपने मध्यम वीर्य औषधियां कंटिन्यू रखनी चाहिए, ठीक है। और जब संप्राप्ति भंग हो चुकी है उस वक्त में आपने यूज करना चाहिए मृदु वीर्य औषधियां, जैसे कि त्रिफला हो गया, आहार द्रव्य हो गए अलग अलग प्रकार के, ठीक है। तो ये चीजें आप मृदुवीर्य औषधियां लास्ट में यूज कर सकते हो। मृदुवीर्य औषधियों को जिंदगी भर भी यूज किया, लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज किया तो भी उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। और इसका काम क्या रहेगा कि जो भी इंप्रूवमेंट आपने पेशेंट में दी है उस इंप्रूवमेंट को बनाए रखना। बहुत बार रुद्रोग की ही बात ले लीजिए, रसायन अध्याय जो है चरक का पहला ही अध्याय है, उसमें लिखा है कि हरितकी रसायन है या फिर च्यवनप्राश रसायन है, इसका रुद्रोग में उपयोग उन्होंने बताया। लेकिन ये दोनों औषधियां जो हरितकी औषधि है, आमल की औषधि है, यह मृदुवीर्य है, रुद्रोग में काम करेगा, बट कौन सी लेवल पे काम करेगा, ये पहली जहां पे हाई पोटेंसी औषधि देने की जरूरत है वहां पे नहीं काम करेगा। रसायन के लिए, अपुनर्भव के लिए, प्रिवेंशन के लिए पक्का काम करेगा। तो जो ग्रंथों में लिखा है वो 100% सत्य है, बट आपको समझना है कि कौन से पोटेंसी की औषधि मैं कब चलाऊं और सबसे इंपॉर्टेंट कब कौन सी औषधि को मैं रोकूं, ठीक है। तो चलिए आगे हम एक एग्जांपल लेते हैं फिर से उसी डिसीज का। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हार्ट में ब्लॉकेजेस वाला पेशेंट है। एग्जांपल है, हमने वासोडायलेटर्स प्रकार की औषधियां सिम्टम्स के लिए यूज की। आयुर्वेद में होती है ऐसी औषधियां, कौन सी होती है बताता हूं मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में। तो हमने स्टार्टिंग में लगभग 1 महीने के लिए स्ट्रॉन्ग औषधियां यूज करी जो पेशेंट्स में वासोडायलेटेशन करे, उससे तुरंत सिम्टम्स कम हो जाएंगे, पेशेंट को समाधान मिलेगा, पेशेंट स्टेबल हो जाएगा। साथ में हमको क्या करना है, मध्यम वीर्य औषधियां यूज करनी है संप्राप्ति भंग करने के लिए। संप्राप्ति भंग करने के लिए क्या क्या कर्म करने पड़ेंगे हमको, एंडोथेलियम का रोपण करना पड़ेगा, रस धातु का पाचन करना पड़ेगा, एंडोथेलियम को जो सूजन आई हुई है उसके लिए इन्फ्लामेशन को कम करने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां वहां पे देनी पड़ेगी। तो ये जो संप्राप्ति भंग का काम है उसके लिए हम मध्यम वीर्य की औषधियां यूज करेंगे और लंबे समय के लिए यूज करेंगे, लगभग 6 महीना, ठीक है। उसके बाद है जो कॉम्प्लिकेशन है, जो अथरोमाटस प्लाक बना है उसका कैल्सिफिकेशन या फिर स्टेनोसिस हुआ है, उसके वजह से एक्चुअली बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। सबसे ज्यादा तकलीफ जो पेशेंट को अंजाइना होता है वो इसके वजह से होता है कि रक्तवाहिनी की जो अंदर की लेयर है एंडोथेलियम वो सूज गई है, उसके वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमने ब्लॉकेजेस रिवर्स करने की प्रक्रिया को हमने टॉप प्रायोरिटी पे भी नहीं लिया है, ना ही उसको डे 1 से शुरू किया है, उसको हमने बाद में शुरू किया है लगभग तीसरे महीने से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लिकेशंस में आता है यहाँ पे। और रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ये एक मैकेनिज्म होता है जिसके माध्यम से ब्लॉकेजेस कम किए जाते हैं। उसके लिए कौन सी औषधियां काम में आएगी आने वाली स्लाइड्स में आपको बताता हूँ। बट रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के लिए काम में आने वाली औषधियां जो रक्तवाहिनी की कला के आश्रय से अस्थि और मेद धातु का दुष्टि हुई है, उन दुष्टि का पाचन, ये सारा आएगा लगभग 3 से लेके 9 महीने के
ड्यूरेशन में। और जब आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो ऑरेंज कलर का बार जहाँ पे खत्म हुआ है वहां पे ग्रीन कलर का बार शुरू किया है। तो जब संप्राप्ति की औषधियां खत्म हो जाएगी तब हम शुरू करेंगे रसायन की औषधियां, लगभग 12 महीने कंप्लीट होने तक के। तो इस प्रकार से अगर आप अरेंज करते हो तो औषधियों का बैलेंस बना रहेगा। तीक्ष्ण वीर्य औषधियां कम समय के लिए दीजिए, मध्यम वीर्य औषधियां मॉडरेट समय के लिए दीजिए, और मृदु वीर्य औषधियां लंबे समय के लिए दीजिए। तो पेशेंट के बॉडी के ऊपर इफेक्ट भी परफेक्ट आएगा और साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे मैंने लाल वाले जो कॉलम से 2 टुकड़े और लगाए हैं। कहने का मतलब ये है कि 1 महीना कंटिन्यू देने के बाद आपको अगर जरूरत लगती है तो आप उसको फिर से यूज कर सकते हो। बस करना ये है कि कंटिन्यूस नहीं देना है, इंटरमीडिएटली देना है। बहुत बार मैं आपको सब्जेक्ट निकला है बताना चाहूंगा, किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है उस और पेशेंट को पंचसकार चूर्ण जैसी समय वाली औषधियां हम पेशेंट को देते हैं। पेशेंट को इससे रिलीफ हो जाता है, फायदा हो जाता है, विरेचन औषधियों से अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट वही वही औषधियां खुद खाना शुरू कर देता है मार्केट से खरीद के। ठीक है, तो पेशेंट ने अगर सना वाली औषधि कंटिन्यूस खाई, 7 दिनों से ज्यादा अगर कंटिन्यूएशन में पेशेंट सना वाली औषधियां पेट साफ होने के लिए खाता है तो उसका रेजिस्टेंस आ जाता है, मतलब औषधि धीरे धीरे काम करना कम कर देती है। अभी आपको ज्यादा डोज देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ दिनों के बाद वो सनाएं काम करना ही बंद होगी, मतलब औषध खा के भी पेशेंट को पखाना नहीं होगा, ये कंडीशन भी आ सकती है। इसलिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया मैंने आपको सनाय का, तीक्ष्ण वीर्य भी है, विषौषधि भी है और उसका रेजिस्टेंस आता है। उसी प्रकार से बाकी रसौषधि, विषौषधि और तीक्ष्ण औषधियों का रेजिस्टेंस आता है या फिर साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए उनको बचा के रखना है। 1 महीना देने के बाद जरूरत पड़े तो कुछ कुछ दिनों की गैप देके आप छोटा क्रम रिपीट करो, लेकिन कंटिन्यूस रसौषधि, विषौषधि और तीक्ष्ण औषधि को कंटिन्यू नहीं चलाना है। सिमिलरली मैंने आपको यहाँ पे लिखा है क्रॉनिक हार्ट फेल्यूर के पेशेंट्स में, जहाँ पे ब्रेथलेसनेस, पैरों के ऊपर सूजन, हाफना, ये सारे कंप्लेंट्स होती है। यहाँ पे शुरुआत में हमें विरेचन देना है, तीक्ष्ण मल विरेचन, तीक्ष्ण मूत्र विरेचन, इस प्रकार की औषधियां हम यहाँ पे यूज करते हैं पेशेंट के शुरुआती अवस्था में। और संप्राप्ति ठीक करने के लिए, पेशेंट के बीपी ठीक करने के लिए जो औषधि जरूरी है, पेशेंट के हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो रुद्बल्य औषधियां जरूरी है, पेशेंट के वजन को करेक्ट करने के लिए जो भी काम करना जरूरी है, वो सब हम यहाँ पे करते हैं। बाकी आगे की 2 चीजें जो है वो समझने में सुगम है, तो उसको मैं रिपीट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने उद्देश्य को 1 साल के ट्रीटमेंट रेजिम में डिवाइड कर लिया। अब कौन से उद्देश्य के लिए लंबाई के हिसाब से, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कौन सी औषधियां यूज करनी है, कब शुरू करनी है, कब बंद करनी है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तीक्ष्ण औषधियां 1 महीने से ज्यादा कंटिन्यू ना करे। चलिए अब चौथे पॉइंट पे जाते हैं, जल्दी जल्दी, ज्यादा समय ना करते हुए। पंचकर्म, बहुत इंपॉर्टेंट बात है पंचकर्म। पंचकर्म के बारे में लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या हम हार्ट डिसीज के पेशेंट को पंचकर्म दे सकते हैं, कौन से पंचकर्म दे सकते हैं, कौन से अलाउड है, कौन से काम के लिए कौन सा पंचकर्म या काम में आएगा। तो कुछ पंचकर्मों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिनका काम मैं आपको अभी यहाँ पे शॉर्ट में बताने वाला हूँ। हर एक हार्ट डिसीज के पेशेंट्स को मल विरेचन, सिंपल जो मृदु अनुलोमन हम कहते हैं, मल विरेचन हर एक पेशेंट को देना चाहिए, जिसकी वजह से इंट्रा वात का तो अनुलोमन होता ही है, लेकिन मतलब क्या होता है, तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कम होता है, उसकी वजह से इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम होता है, हार्ट के ऊपर का लोड कम होता है और इश्चेमिया एज वेल एज हार्ट फेल्यूर में इससे फायदा होता है। दूसरी बात यह है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नाम की एक सिस्टम हमारे बॉडी में होती है जो जीआईटी से, महास्रोतों से बहुत ज्यादा संलग्न होती है। महास्रोत अगर हमारा हेल्दी रहता है तो बाकी हेल्थ रिगेन करना बहुत आसान हो जाता है। तो नित्य स्वरूप से मृदु अनुलोमन या फिर मल विरेचन देना ये पेशेंट्स में हार्ट डिसीज में फायदे का हो सकता है, हम रेगुलरली इसको हम देते हैं। दूसरा है स्नेहपूर्वक विरेचन, जो भी हम 3 दिन 5 दिन स्नेह पिलाकर उसके बाद में विरेचन कराते हैं, वो किस एग्जैक्टली काम में आता है, तो इसको हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ये चीज काम में आती है। लेकिन कब देना है नहीं देना है बात करेंगे। स्नेहपूर्वक वमन जो हम
कफांत या फिर पित्तांत तक के वमन पेशेंट के बल के अनुसार करते हैं। ये पेशेंट्स में इंफ्लामेटरी मार्कर्स कम करने में काम में आता है, सामकता कम करने में काम में आता है। ये कहाँ पे दिखेगा आपको रिपोर्ट्स में? इस स्नेहपूर्वक वमन देने से पेशेंट्स के सी रिएक्टिव प्रोटीन्स कम हो जाते हैं। ठीक है। मात्रा बस्ती, जो भी वात के प्राधान्य वाली चीजें हैं, शूल हो गया, पल्पिटेशन हो गया, वहां पे हम मात्रा बस्ती का यूज करते हैं। कफ प्राधान्य वाली चीज जैसे कि चेस्ट हेवीनेस, वहां पे हम विरोह बस्ती का यूज करते हैं। शिरोभ्यंग और पादाभ्यंग, इन दो चीजों का हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं, वहां जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से पेशेंट का बीपी बढ़ा जा रहा है, पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ा जा रहा है और उसका विपरीत परिणाम उसके हृदय रोग के ऊपर हो रहा है, वहां पे शिरोधारा और पादाभ्यंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। और सबसे कॉमन चीज जो हर किसी के ऊपर की जा सकती है वो है सर्वांग स्नेहन और सर्वांग बाष्प स्वेद, जिसको हम स्नेहन स्वेदन शॉर्टली कहते हैं। स्नेहन स्वेदन की वजह से पेशेंट्स के बॉडी में जो रक्तवाहिनियां हैं वो प्रसारित हो जाती है, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है और पेशेंट का सर्कुलेशन में जो कंजेशन है, रक्त के अभिसरण में जो अवरोध है वो निकल जाता है, हार्ट के ऊपर का आफ्टर लोड कम हो जाता है। साथ ही एक्सेस वाटर बाहर निकल जाता है, एक्सेस सॉल्ट बाहर निकल जाता है, जिसके वजह से पेशेंट के हार्ट डिसीज में बहुत फायदा होता है। तो ये सारे जो यहाँ पे लिखे हुए पंचकर्म है वो आप यूज कर सकते हो, बट क्या सब लोगों को सूट होंगे? तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए दिखाया है। ये एक वॉलंटियर है, हमारी हेल्थ वॉलंटियर है, हार्ट डिसीज की पेशेंट नहीं है, बट ये हार्ट डिसीज होने के कगार पर थी क्योंकि इसका सी रिएक्टिव प्रोटीन, सॉरी, हाँ, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो इंफ्लामेटरी मार्कर है वो बहुत हाई था। तो हमने इस पेशेंट को स्नेहपूर्वक वमन दिया और साथ में ही इसको कार्डियक मॉनिटर लगा के रखा ताकि हम ये देख सके कि सच में कितना सहन हो पाता है पेशेंट को पंचकर्मा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ स्लाइड्स में पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 40 के ऊपर चला गया है। ठीक है। पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट कहीं पे 40 के ऊपर चला गया है। कुछ पेशेंट्स में SpO2 जो खून में ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो गई है। किसी पेशेंट्स में बीपी जो है वो बीपी काफी बढ़ गया है। कितना हो गया है वो बीपी? बीपी बढ़ गया है 138/107। एक्सक्यूज मी। तो आपके पेशेंट का हार्ट डिसीज किस प्रकार का है, आपके डिसीज के फ्रैगमेंट्स आपने क्या किए हैं, उस हिसाब से आपको निर्णय लेना है कि आपके पेशेंट में पंचकर्म किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो कौन सा किया जा सकता है। चरक संहिता में जो हार्ट डिसीज का पेशेंट है वो अवाम में बताया है। ठीक है। लेकिन विरेच बताया है, विरेचन करा सकते हैं, लेकिन अवाम में बताया है। लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है कि परिस्थिति की विचार से बुद्धि लगाकर अपना जो वैद्य है वो इसका निर्णय ले। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पेशेंट्स का, हर एक हार्ट डिसीज वाले पेशेंट का हार्ट डिसीज एक जैसा नहीं होता। उसके फ्रैगमेंट्स कीजिए, उस फ्रैगमेंट्स में कौन सा तत्व ज्यादा बुरा है, उसके हिसाब से आप क्रॉस चेक कीजिए कि क्या हम जो पंचकर्म प्लान कर रहे हैं वो हमारे पेशेंट्स को सहन हो पाएगा या नहीं। ठीक है। तो चलो कुछ शॉर्ट्स में मैं आपको डूज और डोंट्स आहार के और विहार के बता दूं। ये सबको पता है कि लघु और आम पाचन आहार लेना चाहिए, लेकिन प्रो इन्फ्लामेटरी और फ्री रेडिकल्स वाला आहार, जंक फूड, मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्राइड चीजें ये नहीं देनी चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट नहीं देनी चाहिए बोलते साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि तक्र और घृत दिया जा सकता है। ठीक है। खाने में यव, मुद्ग, पुराणशाली सब प्रकार के मिलेट्स यूज किए जा सकते हैं, बट गुड़, गुड़ वैकृतम मतलब हर प्रकार की शुगर, पौष्टिक जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, ग्लूटेन ज्यादा हो, पिष्टमय चीजें ज्यादा हो, ऐसी चीजों से आपको बचना है। जब भूख लगे तभी खाना खाए, भूख नहीं लगे तो नहीं खाना चाहिए। जब और जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पीना चाहिए। हार्ट डिसीज का अगर कोई पेशेंट है तो उसने सुबह उठ के आधा 1-2 लीटर पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है। हार्ट डिसीज का पेशेंट को नहीं पीना चाहिए। विरुद्धाहार, अध्यशन, अमात्राशन हमें आपको पता है कि ये नहीं करना चाहिए। वेट और पेट का घेरा, एब्डोमिनल गर्थ,
इसको नॉर्मल रखने के लिए जो संभव हो प्रयास करने हैं आपको, हर एक व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग रहेगा। टोबैको, स्मोकिंग और एक्सेस नमक, इन चीजों से बचना है। व्यायाम में कम से कम आपने 30 मिनट का वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग मतलब जलद गति से चलना, 30 मिनट का ब्रिस्क वॉकिंग खाली पेट कम से कम दिन में एक बार करें तो भी बहुत हो जाएगा, लेकिन इतना हर किसी ने करना चाहिए। स्ट्रेचिंग के लिए योगासन कर सकते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल या फिर ओवर एग्जर्शन, बहुत ज्यादा एग्जर्शन करना, बहुत ज्यादा जिम जाना, इससे भी मैंने पेशेंट्स देखे हैं कि जिम जाने की वजह से हार्ट खराब हुआ है, ऐसे भी पेशेंट देखे हैं। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ओवर एग्जर्शन, इससे बचना है। स्ट्रेस से बचना है। मेडिटेशन और प्राणायाम का आप यहाँ पे पेशेंट को एडवाइस दे सकते हैं। तो इतनी चीजें आप पेशेंट को दे, बेसिक जो है सर्व सामान्य के लिए कॉमन ऐसे डूज एंड डोंट्स यहाँ पे है। अब इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पांचवा पॉइंट, हमारे आज के लेक्चर का पांचवा और लगभग आखिरी पॉइंट, कि कौन सी औषधि, कौन सी हर्ब, कौन सा कल्प किस अवस्था में काम में आता है। ठीक है, तो कल्प जो होता है वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वहां पे अलग अलग औषधियां अलग अलग मात्रा में होती है। तो कल्प के ऊपर जंप करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एकल द्रव्य, सिंगल हर्ब कौन से किस अवस्था में काम में आते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे होंगे, अनस्टेबल अंजाना है, मतलब चेस्ट पेन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एक्सर्शन भी अगर है पेशेंट को, तो पेशेंट को कौन से द्रव्य काम में आते हैं? शल्लकी, कालमेघ, यवक्षार और अलग अलग प्रकार के विड़। एक्यूट कोरोनरी, एकदम से किसी को हुआ, हमारे फैमिली में हम डॉक्टर है, बहुत सारे लोग हमें इमरजेंसी में फोन करते हैं, या फिर हमारे खुद के फैमिली में अगर कोई इमरजेंसी होती है, आपके पास अगर कोई साधन नहीं है, तो सबसे ज्यादा एडवाइजेबल तो यही है कि आप सही फैसिलिटी वाले केंद्र पे उसको लेके जाए। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक्यूट कोरोनरी अगर आपको अटैक आता है, तो दालचीनी, हिंगू, यवक्षार, जंबिल स्वरस का अनुपान उसमें और लवण, इन चीजों से इसमें फायदा होता है। स्टेबल अंजाना है, जिसको हम एक्सर्शनल अंजाना कहते हैं, कि बैठे बैठाए ठीक लगता है, लेकिन एक्सर्शन करने के बाद, चलने के बाद छाती में दुखता है, ऐसे पेशेंट्स में गोक्षुर, अर्जुन और पुष्कर मूल, ये हर्ब्स काम में आती है। कार्डियोमेगली, मायोपैथी, लो इजेक्शन फ्रैक्शन, जहां पे हृदय के मांस धातु का बल बहुत कम हो गया है, ऐसे पेशेंट्स में अर्जुन, अश्वगंधा और बला, ये चीज काम में आती है। बहुत बार हमारा डिस्कशन होता है कि अर्जुन कषाय रस का होता है, फिर अंजाना जहाँ पे वात का लक्षण है शूल, वहां पे इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लास्ट में अगर समय बचता है तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग फ्रैगमेंट के हिसाब से हमारे हर्ब्स चेंज हो रहे हैं। हर एक हार्ट डिसीज में अर्जुन काम में नहीं आता, हर एक वात के लक्षण में अर्जुन, सॉरी स्नेह या फिर वात्समन चिकित्सा अलोन काम में नहीं आती, बाकी चीजें भी है। आगे बढ़ते हैं। कैल्सिफिकेशन इन ब्लॉकेजेस, हार्ड हो गए हैं, कैल्सिफाइड हो गए हैं, तो वहां पे वृक्षाम्ल, जिसको हम कोकम कहते हैं, उसका फांट देना है। अस्थि श्रृंखला काम में आती है, जंबीर रस और दाड़िम रस काम में आता है। उसके बाद फाइब्रोफैटी प्लाक, अगर हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस है, उसमें फाइब्रोफैटी मटेरियल ज्यादा है, वहां पे गुग्गुल, गोमूत्र, पिप्पली, वचा, अश्वगंधा, ये चीजें काम में आती है। फैटी प्लैक है या फिर फैट के स्ट्रिक्स है, वहां पे गुग्गुल, गोमूत्र, त्रिकटु और भल्लातक, ये चीज काम में आते हैं। अभी आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि इतना मुझे पता कैसे चलेगा कि फाइब्रोफैटी है, कैल्सिफिकेशन है, कि फैटी प्लैक है। तो मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले इन्वेस्टिगेशंस की लिस्ट बताई, वहां पे हम कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड 2D को अगर कराते हैं तो एग्जैक्टली ये सारा चित्र हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर के पेशेंट में कंजेशन है, पैरों के ऊपर सूजन है, शोथ है, ऐसे वक्त पे पुनर्नवा, एरंड तेल का विरेचन, ये काम में आता है। डिस्निया या फिर ब्रेथलेसनेस, सांस फूल रही है, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया हो रहा है, रात को एकदम से उठ के बैठना पड़ता है पेशेंट को, सांस नहीं लेके होती है। कार्डियक कफ, कार्डियक रीजन की वजह से खांसी हुई है और खांसी की दवाओं से वो ठीक नहीं होती, ऐसे सारे पेशेंट्स में पुष्कर मूल, पुनर्नवा, मरीच और आरगवत का विरेचन, ये सारी चीजें काम में आती है। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, हृदय के गति के बारे में अगर वहां पे कोई गड़बड़ी है, पाल्पिटेशन है,
धड़कन बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, टैकीकार्डिया है, बर्निंग है, तो वहां पे कमलकंद, शतावरी, सारीवा, ये चीजें काम में आती है। बंडल ब्रांच ब्लॉक है, कंडक्शन ब्लॉक है, हार्ट में वहन ठीक से नहीं हो रहा है सिग्नल्स का, वहां पे पाठा, दालचीनी और भल्ला तक्कल पर काम करते हैं। तो एकल द्रव्य के बारे में एक स्लाइड है, मैंने आपको बहुत ही सुपरफिशियल बताया है, इसके फ्रैगमेंट्स नहीं किए हैं, बट जनरल आइडिया के लिए आप इसको नोट कीजिए। 1 मिनट में आपके लिए स्लाइड रखता हूं। कल्पों के बारे में अगर हम विचार करें कि ये तो हमने देख लिया कि एकल द्रव्य, कल्पों के बारे में विचार करें तो अब तक क्या आप समझ गए होंगे कि हर एक पेशेंट्स में जो हम फ्रैगमेंट्स करने वाले हैं, अलग अलग अवस्था, अलग अलग लेयर, बाल की खाल निकालने वाले हैं, तो इस हिसाब से हर एक पेशेंट्स में कल्पों की जो इंग्रेडिएंट्स है वो अलग अलग होंगे। ठीक है, मतलब पुरुषम पुरुषम वीक्ष जो हमारे आयुर्वेद में कहा है चिकित्सा, वैसी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, बट स्टिल जैसे हम कहते हैं कि हार्ट डिसीज अकेला नहीं आता, हार्ट डिसीज के साथ में बाकी भी बहुत सारी चीजें होती है। इवन बात का अगले अध्याय में कहा गया है कि 2 प्रकार के आवरण के लक्षण हो सकता है हार्ट डिसीज। एक होता है कि प्राणावृत्त उदान, एक तो प्रकार ये हो सकता है कि प्राणावृत्त उदान, और दूसरा हो सकता है कि समानावृत्त अपान। तो ये 2 प्रकार के आवरणों में हृदय रोग होता है, ये हमारे आयुर्वेद में लिखा गया है। और बाकी सारे जो आवरण है, उन आवरणों का अगर उपेक्षा की गई, आवरणों के ऊपर दुर्लक्ष्य किया गया, तो भी उससे हार्ट डिसीज हो सकता है, हमारे आयुर्वेद में लिखा गया है। तो हमें हार्ट डिसीज के साथ में बाकी के कॉम्प्लिकेशंस, फिर उसका गुल्म के लक्षण है क्या, उसमें ग्रहणी के लक्षण है क्या, उसमें पांडु के लक्षण है क्या, उसका अर्श का कुछ प्रॉब्लम है, उदर का प्रॉब्लम है, रसायन उसका ठीक से नहीं है, ये बहुत सारी चीजें, फिर उसका डायबिटीज, उसकी ओबेसिटी, उसका हार्ट, उसका ब्लड प्रेशर, इन सारी चीजों का विचार करके हमें कल्प चूज करना होता है। बहुत सारे कल्प होते हैं जो हम रेडीमेड उठा सकते हैं शास्त्रोक्त। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ लिखे हैं। जैसे कि कैल्सिफाइड ब्लॉकेज में लाक्षादि गुग्गुल और वृक्षाम्ल के फांड के साथ दिया जाए तो अच्छा काम करता है। अभी लाक्षादि गुग्गुल ये हृदय रोग में कहाँ से आ गया? तो अगर हम जिस प्रकार से हमने डिसीज का फ्रेगमेंटेशन किया है, उसी प्रकार से अगर आप औषधि का भी फ्रेगमेंटेशन करो तो आपको समझ में आएगा कि लाक्षादि गुग्गुल में क्या क्या चीजें हैं। लाक्षा है, लाक्षा बहुत अच्छा रोपण है, रक्त प्रसादन है, तो आपके रक्त वाहिनी की जो अंदर की लेयर है, जो क्षतिग्रस्त है, जो इन्फ्लेम्ड है, उसका रोपण करने के लिए और हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए लाक्षा काम में आती है। उसके बाद अस्थि श्रृंखला, जो लाक्षा गुग्गुल में है, अस्थि श्रृंखला कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करती है, और जो कैल्सिफिकेशन होता है ब्लॉकेजेस के अंदर, उसको करेक्ट करने के लिए काम में आती है। हाँ, कैल्सिफिकेशन कम होते हैं। उसके बाद उसमें जो गुग्गुल है, गुग्गुल रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के माध्यम से जो फैटी प्लाक है, चर्बी से बने हुए ब्लॉकेजेस है, उनको रिवर्स करने में काम में आता है। उसके बाद इसमें जो नागबला और अश्वगंधा है, ये आपकी हृदय की रक्तवाहिनियों को बल देते हैं, इसमें इलास्टिसिटी और टेंशन स्ट्रेन देते हैं, ताकि प्रेशर के अंदर आके ये ब्लड वेसल बर्स्ट नहीं हो जाए, फूटे नहीं और हार्ट अटैक नहीं आए। और सबसे लास्ट में अर्जुन, अभी लाक्षाद्वीप गुग्गुल में अर्जुन भी है, तो अर्जुन है जो रक्तवाहिनियों को बल देती है और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल पावर बढ़ाती है। तो इस प्रकार से ये लाक्षादि गुग्गुल अगर हम वृक्षाम्ल के फांड के साथ हम पेशेंट को कंटिन्यूस पिलाते हैं, तो कैल्सिफाइड ब्लॉकेजेस में भी फायदा होते हुए दिखता है। इसकी केस प्रेजेंटेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सो इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं। एक्यूट कोरोनरी में हिंगवाष्टक या फिर हिंगद्वितीय चूर्ण जंगी सोर्स के साथ दिया जा सकता है। शोथ के लक्षण है क्रॉनिक हार्ट फेलियर में पुनर्नवारिष्ट, अर्जुन क्षीरपाक, पुनर्नवाष्टक, अर्जुन अरिष्ट तक दिया जा सकता है। और बाकी भी जो नीचे छोटे छोटे बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, उसमें आपको दिख रहा है कि अलग अलग व्याधियों में कल्प दिए हैं। जैसे गुल्म चिकित्सा में शट्यादि गुटिका, लशुन क्षीर, त्रायमाण घृत, दंती हरितकी, हिंगवादी चूर्ण, वासाघृत, ये सब नाम लिखे हैं गुल्म चिकित्सा में, लेकिन ये सारे औषधियां काम करती है हृदय रोग के ऊपर भी।
तो इस प्रकार से बाकी कल्पों में लिखे, बाकी अध्यायों में लिखे हुए कल्प हमारे हृदरोग के पेशेंट्स में काम में आ सकते हैं। बट यहाँ पे कितना भी आप कहो, आपके मन के हिसाब से कल्प नहीं बनेगा। मुझे याद है लगभग 2011 की बात है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ न्यू दिल्ली, उनका दीक्षांत समारोह था। वहां पे मैं इनवाइटेड स्पीकर करके गया था। वहां पे सब सेरेमनी हुई और जो सब गुरु थे, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ न्यू दिल्ली के जो सब गुरु थे, वहां पे गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ाई होती है। जो सब गुरु थे उन गुरुओं के मत प्रदर्शन वहां पे हुए। वहां पे प्रमुख जो गुरु थे उनमें से बृहस्पति देव त्रिगुणा जी, जो बड़े त्रिगुणा जी है पद्मश्री, वो भी आए हुए थे। उनको हम सब लोगों ने रिक्वेस्ट की, बहुत बूढ़े हो चुके थे, खुद चल भी नहीं पा रहे थे। उनके जो छोटे बेटे हैं छोटे त्रिगुणा जी, वो भी पद्मश्री है, उन्होंने उनको कैसे वैसे पकड़ के खड़ा किया और हमने सबने रिक्वेस्ट की कि सर आप हमें कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तो उन्होंने सिर्फ 3 शब्द बोले, बहुत बूढ़े थे। उन्होंने खड़े होकर सारी ताकत लगाकर खड़े हुए और सब वैद्य गणों को अभिवादन किया, आशीर्वाद दिया और सिर्फ 3 शब्द बोले। वो 3 शब्द थे कि अपनी दवा खुद बनाओ। ठीक है, उन चीजों का उस वक्त मैंने ये मतलब लिया था कि अपनी दवा खुद बनाओ मतलब कि अपना कल्प खुद बनाओ, ताकि क्वालिटी का अश्योरेंस रहे। बट जब मैंने हार्ट डिसीज के लिए प्रैक्टिस की, लगभग गए 6 साल से मैंने माधोबाग के लिए हार्ट डिसीज के ऊपर काम करने वाले 40 कल्प बनाए हैं। ठीक है, जो रिसर्च में एविडेंस बेस्ड अभ्यास में फुल प्रूफ साबित हुए हैं, काम करने वाले साबित हुए। तब मुझे ये पता चला कि अपनी दवा खुद बनाओ का मतलब सिर्फ शास्त्रोक्त कल्प खुद बनाओ ऐसा नहीं है। तो अपने जरूरत के हिसाब से, उस पेशेंट के जरूरत के हिसाब से शास्त्रोक्त कल्पों में भी जो तोड़ मरोड़ करनी है, कुछ चीजें कम ज्यादा करनी है, उसकी थिंकिंग आपकी खुद की होनी चाहिए। ये वहां पे उनका संदेश था जो मुझे आज भी याद आता है कि अपनी दवा खुद बनाओ। इसका मतलब यह है कि हर एक पेशेंट के हिसाब से अपना कल्प का, अपना फॉर्मुलेशन भी खुद बनाओ। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ स्लाइड्स है आपके लिए, आपको ये बताने के लिए कि आयुर्वेद की दवा किस प्रकार से अच्छे से काम करती है। ये ऊपर की जो 2 स्लाइड दिख रही है ना आपको, वो 2 स्लाइड्स है खून का थक्का, रक्तवाहिनी, कोरोनरी आर्टरी के अंदर बना हुआ खून का थक्का, जिसके वजह से हार्ट अटैक आता है। और नीचे की जो 2 स्लाइड्स है, वो 2 स्लाइड्स है कालमेघ औषधि का इफेक्ट, कालमेघ औषधि का थ्रोम्बोलाइटिक मतलब खून का थक्का घोलने वाला इफेक्ट। तो आपके पेशेंट्स में अगर हार्ट अटैक आया है या फिर हार्ट अटैक की संभावना है, तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पे कि किस प्रकार से अपनी औषधि इफेक्टिवली खून का थक्का घोल सकती है, हार्ट अटैक होने से प्रिवेंट कर सकती है। बहुत ताकत होती है आयुर्वेद के मेडिसिन में। सही समय पे इस्तेमाल करते आना चाहिए और सही मात्रा में इस्तेमाल करते आना चाहिए। ये आपको दूसरा एग्जांपल दिखाऊं मैं, बहुत रिसेंट है, 25 जनवरी की रिपोर्ट है। तो ये एक 70 साल के अंकल है मेरे पास आए हुए, जिनके आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में, आरसीए में कैल्सिफाइड ब्लॉक था, जिनकी एंजियोप्लास्टी नहीं हो पा रही थी, कैल्सिफाइड ब्लॉक था। तो 24 अक्टूबर की रिपोर्ट है ऊपर वाली, जहां पे आप देख सकते हो कि जो येलो कलर का बना हुआ है, 24 अक्टूबर की रिपोर्ट में 199 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लॉकेजेस इस पेशेंट को था। कैल्सिफिकेशन 199 क्यूबिक मिलीमीटर कैल्सिफाइड ब्लॉकेजेस इस पेशेंट को थे। और 90 दिनों के बाद, केवल 90 दिनों के बाद हमने रिपीट फिर से कराई है। ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हो, ये कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी एंजियोग्राफी है। उसमें सब लिख के आता है कि कैल्शियम कितना है, चर्बी कितनी है, फाइबर्स कितने हैं, एवरीथिंग। 90 दिनों के बाद जब हमने इसकी रिपोर्ट रिपीट करी, तब उसके कैल्सिफाइड ब्लॉकेजेस 199 क्यूबिक मिलीमीटर से घटकर रह गए थे केवल 71 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, सिर्फ 90 दिनों में आपने पेशेंट्स के ब्लॉकेजेस इतने कम किए। इसकी ट्रीटमेंट और चालू है, ये पूरे कम हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो इस प्रकार से आपको मैं एग्जांपल देना चाह रहा था
कि ये जो आयुर्वेद की हमारी चिकित्सा है वो बड़ी अच्छे से, बड़ी कारगर तरीके से काम करती है, और इसके जो रिजल्ट्स है वो दृष्ट तथ्य है, हमने खुद देखे हैं, आप भी इसको कर सकते हो। बट जरूरत क्या है कि थोड़ा सा इसके टेक्निकल चीजों में जाना पड़ेगा, मॉडर्न मेडिसिन के एक्शन भी पता करनी पड़ेगी। मॉडर्न मेडिसिन जो है बहुत बार डिसीज रिवर्सल में अड़चन बन जाती है, ठीक है। आपको इसका विश्वास नहीं होगा, लेकिन बहुत सी मॉडर्न मेडिसिन पेशेंट्स के इम्प्रूवमेंट में अड़चन बन जाती है। आपको सही समय पे मॉडर्न मेडिसिन की डोजेस भी कम करनी पड़ती है। आपको समझना पड़ेगा कि मॉडर्न मेडिसिन कैसे काम करती है, ये डायग्नोसिस टेक्निक्स आपको कैसे रीड करनी है वो समझना पड़ेगा। जो मैंने आज आपको 5 प्रिंसिपल्स बताया, फ्रैगमेंटेशन टेक्निक, प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक, पोटेंसी वाइज प्लेसमेंट, यूज ऑफ पंचकर्मा एंड डाइट, और प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय पर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, इन सब चीजों को आपको वहां पे यूज करना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस से आएगा।